एपिसोड 81 से 90 तक। पार्ट 4। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि चाहत के घर वाले चाहत को मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट करवा देते हैं। वही चाहत के दोनों दादाजी को जब ये पता चलता है तो वह लोग तुरंत ही इंडिया के बड़े ऑफिसरों के पास फोन करते हैं। वही अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं कि चाहत को इज्जत के साथ पुलिस स्टेशन से लाने के लिए। वही चाहत जैसे ही बाहर आती है वह इंस्पेक्टर सूरज को उठवा लेती है और उसे बहुत ही कड़ी सजा देती है। अब आगे चाहत इस समय अपने अड्डे से वापस अपने विला की ओर जा रही थी। उसने अपनाया सीक्रेट जगह जंगल के बीचों बीच बना रखा था, जिस वजह से वह जंगल से अभी बाहर ही निकलने वाली थी कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की बहुत सारे गुंडों से लड़ रही थी। वहां तकरीबन 9 से 10 लोग थे। वह गुंडे उसे लड़की पर इस तरह से अटैक कर रहे थे मानो उसकी जान लेना चाहते हो। वही वह लड़की बहुत ही बहादुरी के साथ उनसे लड़ रही थी। वह इतने सारे थे, उसके बावजूद वह लड़की उन पर भारी पड़ रही थी। ये देखकर चाहत के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। इस समय चाहत अपनी बाइक से आ रही थी। वह अपनी बाइक रोककर सामने का नजारा देखने लगती है। वह लड़की के सारे फाइटिंग मूव्स को देख रही थी। उससे अब तक अंदाजा लग चुका था कि सामने खड़ी लड़की की फाइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी है। इसका मतलब उसे अच्छे से ट्रेन किया गया है। वह लड़की देखने में छोटी और मासूम थी, लेकिन उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी। चाहत को देखकर यह बहुत ही अच्छा लगता है कि यह लड़की खुद की हिफाजत कर सकती है। शायद उसे किसी की जरूरत नहीं है। यही सोचकर चाहत मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाने को होती है। तभी उसकी नजर उसे लड़की के पीछे खड़े गुंडे पर पड़ती है। वह आदमी अपने हाथों में लोहे की रॉड लेकर उसे लड़की को करने जा रहा था। चाहत इस वक्त उन लोगों से दूर थी। वह चाह कर भी इस हमले को नहीं रोक पाती। उसने तुरंत अपनी गाड़ी फेंकी और तेजी से उसे और दौड़ लगा दिया। लेकिन जब तक चाहत उसके पास पहुंचती वह आदमी उसे लड़की के बहुत पास था। वह उसे पर अटैक कर चुका था, लेकिन उसे लड़की के मुंह बहुत ही फास्ट थे। उसे एहसास होता है कि उसे पर कोई पीछे से अटैक कर रहा है। वह तुरंत ही साइड हटती है, लेकिन वह आदमी भी बहुत ही फास्ट था। साइड हटाने के बावजूद उसे लड़की के हाथों में चोट लग जाती है। उसने पूरी ताकत से रॉड से उस लड़की पर वार किया था। उसका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इस वजह से उसे लड़की को बहुत ही जोर से लगती है, जिस वजह से वह लड़खड़ाकर अपनी जगह पर ही गिर जाती है। जिस जगह पर उसने अटैक किया था वहां गहरा जख्म हो गया था और खून बहने लगा था। इस वजह से उसे लड़की का हाथ कमजोर पड़ जाता है, लेकिन वह फिर भी दूसरे हाथ से उनके अटैक को रोक रही थी। लेकिन शायद दर्द इतना ज्यादा था कि वह अपनी हिम्मत हार रही थी। तभी वह आदमी उसे पर दोबारा अटैक करता कि चाहत तुरंत आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ से लोहे के रॉड को छीन लेती है। चाहत को इस वक्त उसे आदमी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा नफरत होती थी धोखे से, और कोई इस तरह धोखे से पीछे से वार करे तो उससे ज्यादा बुरा इंसान तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इस वक्त चाहत के आंखों में उसका गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। चाहत की आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। चाहत ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। इस वजह से वह आदमी और वह लड़की चाहत को नहीं देख पा रही थी, पर इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि सामने कोई लड़की खड़ी है। वही चाहत बिना एक पल गंवाए उसे आदमी के गले को अपने एक हाथ से दबोच लेती है। चाहत ने अपनी पूरी ताकत से उसके गले को दबा रखा था, जिस वजह से वह दर्द से छटपटाने लगा था, पर चाहत उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। वही चाहत अपने दूसरे हाथ से लगातार उन बाकी के बच्चे लोगों से लड़े जा रही थी। वही चाहत को देखकर उसे लड़की को भी हिम्मत आती है और अब वह भी लड़ना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में वह लोग उन गुंडों को मार गिराते हैं। इस वक्त जमीन पर सारे गुंडे दर्द से तड़प रहे थे। वही वह लड़की चाहत को एक तक देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है। यह उसके आदमी तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसने महज अभी कुछ मिनट पहले ही अपने लोगों को मैसेज भेजा था। जब उसे लगा था कि वह अब नहीं बच पाएगी, तब उसने अपने घड़ी में लगे स्विच को दबाया था, जिससे उसके लोगों तक उसका मैसेज पहुंच सके। लेकिन अभी उसे मैसेज भेजे महज 5 मिनट ही हुए।
होंगे इतनी देर में तो उसके लोग बस गाड़ी निकाल कर स्टार्ट ही कर सकते हैं, तो ये कौन है जो अचानक से ऐसे जाकर उसकी जान बचाने लगी। इस समय वह लड़की चाहत को बहुत ही ध्यान से देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। वही जब चाहत की नजर उसे पर पड़ती है तो वह उसकी ओर देखने लगती है। चाहत के सामने खड़ी लड़की बहुत ही प्यारी और मासूम थी। देखने में वह बिल्कुल किसी छोटी सी गुड़िया की तरह लगती थी। गोरा रंग और छवि गाल हंसने पर डिंपल पड़ जाता है। आंखें बड़ी बड़ी उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा सूट कर रही थी। वह बार बार अपनी पलकों को झपका कर बहुत ही मासूमियत के साथ चाहत को देख रही थी। उसे देखकर चाहत का मन कर रहा था उसके गाल खींचने को, क्योंकि वह इतनी प्यारी जो लग रही थी। तभी चाहत तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर ऐसे क्या कर रही थी। इन गुंडों के साथ उसकी बात को सुनकर वह लड़की होश में आती है। वह बोलती है कि मेरा नाम अंशिका ठाकुर है। जी हाँ दोस्तों, यह और कोई नहीं आदित्य ठाकुर की छोटी बहन है। चाहत उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वह लड़की बोलती है कि सिटी में फ्रेश हवा नहीं मिलती है, इसलिए जंगल में सांस लेने आई थी। उसकी ये सटपटी बातों को सुनकर चाहत को हंसी आ जाती है। उसे लड़की में अपना छोटा वर्जन दिख रहा था। चाहत भी तो बिल्कुल ऐसी ही थी। वह कभी किसी के सवालों का सीधा जवाब नहीं देती थी। शायद इसी वजह से चाहत को हंसी आ गई। वह समझ चुकी थी कि इस लड़की को इतना तो पता चल गया है कि मैंने ये सवाल उस जानबूझकर पूछा था, वरना उन लोगों को देखकर नॉर्मल इंसान भी अंदाजा लगा सकता था कि वह उनसे बचते हुए यहाँ तक पहुँच गई होगी, लेकिन लास्ट में उनके हाथ लग गई थी। वही चाहत देखी है कि उसके हाथों से खून निकल रहा है। चाहत को अंदाजा लग चुका था कि उसे बहुत ज्यादा गहरी चोट आई है, पर उसे ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था कि सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर दर्द ही झलक रहा है। वह अपने इमोशंस को छुपाने में बहुत ही माहिर है। चाहत अंशिका से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वह उसे अपने साथ चलने को कहती है। चाहत उसकी चोट देखना चाहती थी कि कहीं उसे हॉस्पिटल तो नहीं ले जाना पड़ेगा। वह अपने चेहरे से मास्क हटा देती है। जैसे ही चाहत के चेहरे से मास्क सकता है तो अंशिका उसे देखकर देखते ही रह जाती है। उसके सामने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी थी। अंशिका मन ही मन उसकी तारीफ करने लगती है। वाह, ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, ये तो बिल्कुल किसी एंजल की तरह है। ये कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। अगर मैं लड़का होती तो आज इसे यहीं पर प्रपोज कर देती। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने कभी नहीं देखी, और कमाल की बात है ये कितनी ज्यादा ताकतवर भी थी। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कोई मामूली लड़की नहीं है। आप तो अंशिका चाहत से दोस्ती करने की तैयारी शुरू कर देती है। वह मन ही मन सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि यह मेरी अच्छी दोस्त बन जाए और फिर मैं इससे अपने भाई से मिलेंगी। यह मेरी भाभी बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस बार तो मेरा भाई इसे देखकर लट्टू ही हो जाएगा। वह मन में सारी बातें सोच रही थी। उसे इस तरह कुछ सोचता हुआ देखकर चाहत उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो। अभी अंशिका तुरंत ही बोलती है कि तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि तुम पर से अपनी नजरें हटा लो। काश मैं लड़का होती। उसकी बातों को सुनकर चाहत उसे आश्चर्य से देखने लगती है और मन में सोचती है, अरे यार ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे पीछे लड़कियां ही पड़ जाती हैं। सारे लड़कों की दुनिया में अकाल पड़ गई है क्या, लड़के तो कभी कोई मिलते नहीं और ये लड़कियां जरूर चिपकने के लिए आ जाती है। वही चाहत अंशिका से कहती है कि तुम्हें चोट लगी है, चलो मैं तुम्हारी दवाई करवा देता हूँ, वरना तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। उसकी बातों को सुनकर अंशिका बोलती है कि अरे नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। उसकी बातों को सुनकर चाहत बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मैनेज कर लोगी तो कोई बात नहीं, वरना मुझे तुम्हें अपने घर ले जाकर तुम्हारी दवाई करनी पड़ती। अंशिका जब चाहत की यह बात सुनती है तो वह खुद के सर पर थप्पड़ मार लेती है और मन ही मन बोलता है कि अरे मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी। अच्छा खासा इस लड़की के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा था, मैंने तो अपने हाथों ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, अब मैं क्या करूं। यह सोचकर वह तुरंत ही अपने दिमाग में प्लान बनाना शुरू कर देती है।
वही चाहत अंशिका के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। वह समझ जाती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। चाहत के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी जल्दी से अंशिका अपना हाथ पकड़कर दर्द का बहाना करने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो उसे कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। वह तुरंत ही रहती है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर मेरी दवाई नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। जल्दी करो, मुझे ले चलो, मेरा ट्रीटमेंट करवाओ, वरना मैं अभी ही भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। उसकी नौटंकी देखकर चाहत मन ही मन हंसने लगती है। वह उसे रहती है कि लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अंशिका जल्दी जल्दी अपना सरहामे हिलने लगती है। तो चाहत बोलती है कि चलो तब तुम्हें हॉस्पिटल ले चलना पड़ेगा। उसकी बातों को सुनकर अंशिका तुरंत ही बोलती है, अरे नहीं नहीं, हॉस्पिटल चलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, ये तो बस मामूली सी चोट है। तुम घर पर ही मेरा इलाज करवा देना। चलो चलो जल्दी तुम्हारे घर चलते हैं, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है, वहां पहुंचते पहुंचते तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। फिर तुम मुझे अपने बाइक पर कैसे बैठा कर ले जाओगी, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। उसके बहाने को सुनकर चाहत को हंसी आने लगती है। वही चाहत को हंसता हुआ देखकर अंशिका उसे देखते ही रह जाती है। चाहत इस वक्त हंसते हुए बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अंशिका का तो मन ही नहीं कर रहा था कि उसे पर से अपनी नजरें हटा ले। अब तो अंशिका ने अपना पूरा मन बनाया लिया था कि वह चाहत को अपनी भाभी बनाकर ही छोड़ेगी, चाहे उसका भाई कितनी ही नौटंकी क्यों न कर ले। चाहत भी अंशिका को कुछ नहीं रहती और वो दोनों अपनी बाइक पर बैठकर चाहत के घर की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही चाहत अपने विला पहुंचती है तो अंशिका बस देखते ही रह जाती है। वैसे अंशिका का विला भी बहुत बड़ा है। वह तो बस हैरान इस बात से थी कि क्या सिंपल सी दिखने वाली लड़की इतने बड़े विले में रहती है। जैसे ही वह लोग अंदर पहुंचते हैं तो अंशिका देखी है कि वहां बहुत सारे गार्ड खड़े हैं। अंशिका और चाहत गाड़ी से नीचे उतरकर अंदर की ओर जाने लगते हैं। अंशिका अपने चारों ओर देख रही थी, तभी उसकी नजर वहां पर खड़े गार्ड पर पड़ती है। उनके एड्रेस में जो बैच लगा था उसे देखकर अंशिका हैरान हो जाती है। वह मन में ही सोचती है, ये बैच तो उसने कुछ साल पहले उसे जहाज पर देखा था, जहां ये लोग के स्मगलरिंग के माल को बर्बाद करने गए थे। उसे वक्त इसी बैच के कुछ गार्ड वहां पर पहुंच गए थे और उन लोगों ने उनकी मदद ही की थी। वह लोग भी शायद वहां सब कुछ बर्बाद करने आए थे। अब अंशिका को समझ आ जाता है कि उसके सामने खड़ी लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, जरूर इसकी कोई सीक्रेट आइडेंटिटी है। जैसे जैसे वह लोग आगे बढ़ रहे थे, वह सारे गार्ड झुककर उन्हें ग्रीट कर रहे थे। चाहत का चेहरा इस समय बिल्कुल इम्प्रेशनलेस था। उसे देखकर अंशिका हैरान रह जाती है। अभी तो वह कितनी ज्यादा प्यारी लग रही थी, पर इस वक्त वह तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। वह मन में सोचती है कि उसके सामने खड़ी है लड़की कोई साधारण लड़की नहीं हो सकती है, जरूर इसकी कोई सीक्रेट आइडेंटिटी है। अब तो अंशिका के मन में उसे जानने की और ज्यादा इच्छा होने लगती है। थोड़ी ही देर में वह लोग अंदर आ जाते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं तो अचानक से एक तकिया उड़ते हुए सीधा जाकर अंशिका के मुंह पर लगता है। वह तुरंत ही उसे कैच कर लेती है। फिर जैसे ही अपने सामने का नजारा देखते हैं तो उसका तो मुंह ही खुल जाता है। वही सामने का नजारा कसक, ख्वाहिश और जान को समान फेंक फेंक कर मार रही थी। वही जान और ख्वाहिश तो बहुत तेजी से इधर उधर दौड़ रहे थे और खुद को उसकी मार से बचा रहे थे। इस समय हाल का पूरा नक्शा बदला हुआ था। चारों तरफ सोफे के कुशन और छोटे बड़े सामान बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि उन लोगों ने वहां सजे फूलों को भी नहीं छोड़ा था। अभी चाहत कुछ बोलती कि उससे पहले जान और ख्वाहिश उसके पीछे जाकर छुप जाते हैं और उसे बोलते हैं कि इस खूंखार बिल्ली को रोको, वरना ये हमारी जान ले लेगी। उसकी बातों को सुनकर कसक और चिल्लाने लगती है, बागड़ बिल्ला कहीं का, तूने बिल्ली किसे कहा, तू पूरा चमगादड़ है, मैं तुझे बताती हूँ। इतना बोलकर वह अपने हाथों में फ्लावर पॉट लेकर उसकी ओर दौड़कर आने लगती है। वही जब चाहत देखी है कि उसके हाथों में क्या है तो वह तुरंत ही उसे पकड़कर ऊपर उठा देती है। आपका कसक पर जमीन से ऊपर था, इस वजह से वह उन लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। वही कसक जब देखी है चाहत ने उसे पकड़ रखा है तो वह चाहत से बोलता है,
स्वीटी तू छोड़ मुझे, आज मैं इन लोगों को बिना मारे नहीं छोड़ूंगी। तो जानती है इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। वही चाहत बोलती है कि तू शांत होकर बात तो मैं तेरी बातें सुनूं। तो अपना बेचारा समूह बनाकर बोलती है, स्वीटी तुझे पता है, जब आज मैं तुमसे मिलने आई तो इन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया, और पिछले 1 घंटे से इन लोगों ने मुझे बाथरूम के सामने खड़ा रखा। वही उसकी बातों को सुनकर चाहत उसे देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बाथरूम के सामने क्यों खड़ी थी। तभी वह उससे पूछता है कि तुम बाथरूम के सामने क्यों खड़ी थी। तभी कसक रोने से सूरत बनाकर बोलती है कि इन लोगों ने मुझे कहा था कि तुम बाथरूम में हो और मैं यही बाहर तुम्हारा इंतजार करूं, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इन लोगों को बहुत जरूरी काम है, इसलिए ये लोग जा रहे हैं। वरना वह लोग बाहर खड़े होकर तो ऊपर नजर रखते, जिससे अगर तुम्हें किसी तरह की परेशानी होती तो वह तुरंत ही पहुंच जाते। और मैं सोची कि सच में तुम्हारी तबीयत खराब है, मुझे तुम्हारे लिए चिंता होने लगी। और जानती हो मैं तुम्हारा इंतजार करते पूरी 1 घंटे यहाँ खड़ी रही। उसकी बातों को सुनकर चाहत जोर जोर से हंसने लगती है। उसे हंसता हुआ देखकर कसक उससे नाराज हो जाती है और बोलती है, एक तो मैं तेरी परवाह में बाहर 1 घंटे तक खड़ी रही और तुझे हंसी आ रही है। वो हंसते हुए बोलती है कि अच्छा ठीक है, ये बात जब तू खड़ी थी तो ये लोग कहाँ थे। तो वह बताती है कि यह लोग मस्त अपना खाना एंजॉय कर रहे थे और मैं भूखे प्यासे वहां खड़ी थी। चाहत को सब कुछ समझ में आ जाता है कि वह इन लोगों को क्यों पीट रही थी। चाहत घर कर उन दोनों को देखते हैं जो अभी उसके पीछे छिपे हुए थे। वही चाहत को देखता देखकर दोनों अपने कान पकड़ लेते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। चाहत को भी बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, पर वह अगर इसके सामने हंसी तो वह उसको भी मारना शुरू कर देगी, इसलिए वह अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। तभी इतनी देर से चुप खड़ी अंशिका जोर जोर से हंसने लगती है। उसे इन लोगों की लड़ाई देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। उसे हंसता देखकर सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। उसकी हंसी बहुत ही प्यारी थी और उससे भी प्यारी उसकी आवाज थी। जान तो बस उसे देखता ही रह जाता है। अंशिका उसे बिल्कुल किसी बॉबी डॉल की तरह लग रही थी। वह तो बस उसे एक तक देखे जा रहा था। वही बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की कौन है। अभी तक अपने लड़ने के चक्कर में उन लोगों ने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वही वहां पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है, बस अंशिका के हंसने की ही आवाज आ रही थी। अचानक से अंशिका की नजर उन सब पर पड़ती है तो वह देखी है कि सब उसे ही देख रहे हैं तो तुरंत ही शांत हो जाती है। तभी कसक पूछती है कि स्वीटी यह कौन है, ये बहुत ही प्यारी है। उसकी बातों को सुनकर चाहत को ध्यान आता है कि उसके साथ अंशिका आई है और उसे चोट लगी हुई है। वह तुरंत ही फर्स्ट एड बॉक्स लाने को बोलती है। चाहत की बातों को सुनकर आप सबकी नजर अंशिका के हाथों पर जाती है। उसके हाथ में इतनी गहरी चोट देखकर कसक घबरा जाती है और तुरंत ही तोड़कर बॉक्स लेकर आती है। तभी चाहत अंशिका को अपने पास बैठकर उसके चोट को साफ करना शुरू कर देती है। अंशिका बहुत ही ध्यान से चाहत को देख रही थी। चाहत जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट कर रही थी, अंशिका को पता लग गया था कि यह पेशे से डॉक्टर भी है, क्योंकि इस तरह से ट्रीटमेंट तो कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ही करता है। और ध्यान से चाहत के हर मूवमेंट को देख रही थी। थोड़ी ही देर में चाहत उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देती है, फिर उसे कुछ दवाइयां देती है और खाने को कहती है। अंशिका भी चुपचाप दवाई को खा लेती है। अब वह सब लोग शांति से बैठ जाते हैं। तभी चाहत बोलती है कि वैसे तुम लोगों को इस हरकत की सजा तो मिलनी चाहिए। चाहत की बातों को सुनकर वह तीनों उसकी ओर देखने लगे। चाहत ही सारे से पूरे रूम को दिखाती है। वह समझ जाते हैं कि उनका पनिशमेंट क्या है। उन सब का मुंह बन जाता है। चाहत बोलती है कि खेलने में तो बड़ा मजा आ रहा था, अभी से साफ कौन करेगा। जल्दी से खड़े होकर कहां पर लग जाओ, वरना तुम्हारी पनिशमेंट इससे भी कहीं ज्यादा कठिन होगी। चाहत की बातों को सुनकर वह लोग बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, क्योंकि उसे पता था कि यह डेविल उन्हें किस तरह का पनिशमेंट दे सकती है। अब वह तीनों बहुत ही स्पीड के साथ जल्दी जल्दी सफाई करने लगते हैं। वही अंशिका को ये सब देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। वह लोग सफाई कम कर रहे थे और लड़ ज्यादा रहे थे।
थोड़ी ही देर में वहां सब कुछ क्लीन हो जाता है। थक हार कर सभी सोफे पर आकर लुढ़क जाते हैं। वही कसक की नौटंकी टू बैंड हाई नहीं हो रही थी। वह चाहत को अपने हाथों को दिखाते हुए बोलती है, स्वीटी देखो ना मेरे हाथ कितने ज्यादा दिखने लगे हैं, तुमने आज मुझसे कितना ज्यादा काम कराया है। उसकी बातों को सुनकर चाहत उसे आंखें दिखाए है, क्या ये बहुत ज्यादा काम है? तो मुझे लगता है कि तुम्हें कल ट्रेनिंग सेंटर भेज देना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर कसक चुपचाप उठकर बैठ जाती है। उसे ट्रेनिंग सेंटर की याद आ जाती है, किस तरह से वहां पर उसे टॉर्चर किया जाता है। वह तुरंत ही घबराते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, मुझे वहां नहीं जाना है। मैं तो यहाँ घर के सारे काम कर सकती हूँ। देखो मैं अभी बिल्कुल थकी भी नहीं हूँ, तुम चाहो तो अभी मैं दोबारा से यहाँ सफाई कर सकती हूँ। उसकी बातों को सुनकर चाहत के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वह बोलती है कि बहुत अच्छे से समझ आ गया तुम्हें। चाहत की बातों को सुनकर कसक अपना मुंह बना लेती है और उसके गोद में अपना सर रखकर लेट जाती है। वही चाहत धीरे धीरे अपने हाथों से उसके सर को सहलाने लगती है। कभी ख्वाहिश और जान अपने हाथों में कुछ ड्रिंक और स्नैक्स लेकर आते हैं, उसे ले जाकर अंशिका के सामने रख देते हैं। जान बोलता है, प्रीति गर्ल तुम थक गई होगी इसलिए तुम थोड़ा खा पी लो। उसकी बातों को सुनकर अंशिका उसकी ओर देखने लगती है। अभी तक अंशिका ने जान पर ठीक से ध्यान नहीं दिया था, पर जब वह देखी है तो जान को देखते ही रह जाती है। उसके सामने 22 साल का एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का खड़ा था। देखने में वह बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसका रंग बिल्कुल गोरा था और उसकी आंखें ब्राउन थी। उसके बाल भी ब्राउन थे। देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कोई फॉरेनर है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हिंदी कितनी अच्छी बोल रहा था। वह तो बस उसे एक तक देख रही थी। पता नहीं क्यों उसे देखना अंशिका को बहुत अच्छा लग रहा था। वही जब जान देखा है कि वह उसे कैसे देख रही है तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह फ्लर्ट करते हुए बोलता है कि अरे पहले कुछ एनर्जी ले लो, उसके बाद तुम मुझे ऐसे ही देखते रहना, मैं तुम्हारे सामने ही बैठ जाता हूँ। अंशिका उसकी बातों को सुनकर झेप जाती है। वह तुरंत ही इधर उधर देखने लगती है। उसे ऐसा करता देखकर सभी लोग उसे पर हंसने लगते हैं तो हंसिका को भी हंसी आ जाती है। अब वह सब के सब स्नैक्स खाने लगते हैं और इसी तरह हंसी मजाक करने लगते हैं, बातें करते हैं। उन्हें बहुत टाइम बीत जाता है। अंशिका को यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके पास ऐसी कोई दोस्त नहीं थे। ये लोग उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। उसका भी दिल करता था कि उसके पास ऐसे ही दोस्त हो, पर उसके जितने भी दोस्त थे वह उसके पैसे पर मरते थे और जो लड़कियां थी वह तो बस उसके भाई पर डोरे ही डालना चाहती थी, इस वजह से उससे दोस्ती करती थी। कभी किसी ने उसके साथ सच्ची दोस्ती नहीं की थी। अब तो उसने दोस्त बनना ही छोड़ दिया था, पर आज इन लोगों को देखकर उसका दिल कर रहा था कि यह लोग भी उसे अपनी टीम में शामिल कर ले। यहाँ ये लोग एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकुर घबराए घबराए चारों ओर अपनी बहन को ढूंढ रहा था, क्योंकि जब उसके लोगों को मैसेज मिला था तो वह लोग तुरंत ही आदित्य को बता दिए थे। आदित्य ने उन लोगों को खास हिदायत दी थी कि अंशिका से जुड़ी कोई भी चीज उसे न छुपी जाए, अगर ऐसा हुआ तो वह सबको जान से मार डालेगा। वही जब आदित्य को पता चलता है कि अंशिका के ऊपर हमला हुआ है तो उसका दिल घबराने लगता है। उसे कुछ अनहोनी होने की शंका होती है। अगर उसकी बहन को कुछ हुआ तो वह सबको मार डालेगा। वह अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था। वह तुरंत ही अपने लोगों के साथ निकल गया था, लेकिन जब वह उसे जगह पर पहुंचा तो देखा है कि वहां पर उसकी बहन नहीं थी। वहां पर उन लोगों की डेथ वाली पड़ी थी जिन लोगों ने उसकी बहन पर हमला किया था। अब आप लोग सो रहे होंगे कि चाहत में तो इन्हें जिंदा छोड़ दिया था, तो ये लोग मारे कैसे। लेकिन जैसे ही चाहत अंशिका को लेकर यहाँ से निकली, उसने अपने लोगों को इन्हें जान से करने को कह दिया था, क्योंकि उसे अच्छे से पता चल चुका था कि वह लोग इस लड़की को जान से मारने आए थे। वहीं उसने अंशिका की भी पूरी जानकारी निकालने को बोल दिया था। अब आगे आदित्य बहुत ही परेशानी से अपनी बहन को ढूंढ रहा था। अंशिका अपनी वॉच ही गाड़ी में रखकर चली गई थी, जिससे उसके लोग यहां तक पहुंच सके और इन लोगों को पकड़कर अपने कब्जे में कर ले। बाद में वह पता लगा लेगी कि इन्हें किसने भेजा है। और दूसरी बात ये थी
कि वह चाहती थी कि उसका भाई उसे तक न पहुंचे, क्योंकि वह चाहत के बारे में जानना चाहती थी और अगर उसके भाई को पता चला तो वह सब कुछ गड़बड़ कर देगा। उसे अच्छे से पता था उसका भाई लड़कियों से नफरत करता है। वही ना देते अंशिका को बहुत ही देर से ढूंढ रहा था। उसे इस वक्त अपने लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने उन लोगों से कह दिया था कि अगर शाम तक अंशिका उसके सामने नहीं आई तो वह लोग खुद को शूट कर लेंगे, वरना अगर वह मारेगा तो उन्हें बहुत ही बुरी मौत देगा। आदित्य के आदमी इस वक्त चारों ओर अंशिका को ढूंढ रहे थे। वहीं उन लोगों को मस्ती मजाक करते काफी देर हो चुका था। अब अंशिका उन लोगों से कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, वरना सभी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। अंशिका तो इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी भूल गई थी कि उसने अपने लोगों को मैसेज किया था। अब उसे अंदाजा लग रहा था कि वह सब उसे ढूंढ रहे होंगे और परेशान होंगे। अब तक तो उसके भाई को भी खबर मिल गई होगी। वही अंशिका उन लोगों के साथ कुछ ग्रुप फोटो खींच लेती है जिससे चाहत की तस्वीर उससे मिल सके। वही वह चाहत से अपना नंबर एक्सचेंज करने को कहती है जिससे उनकी मुलाकात दोबारा हो सके। चाहत को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वह उससे नंबर एक्सचेंज कर लेती है। चाहत यूज अपनी बाइक ले जाने को कहती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी गाड़ी जंगल में ही छूट गई थी। वह भी उसे मना नहीं करती है, ये तो उससे मिलने का अच्छा बहाना बना सकता है। यही सोचकर अंशिका उसकी गाड़ी ले लेती है और वहां से निकल जाती है। जैसे ही वहां से निकलती है अपने भाई को मैसेज करती है। अंशिका का मैसेज मिलते ही आदित्य के दिल को सुकून मिलता है, पर इस वक्त उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था। वह तुरंत ही अंशिका को अपने पास बुलाता है। 1 घंटे बाद अंशिका आदित्य के सामने खड़ी थी और आदित्य उसे लगातार डांटे जा रहा था। इस समय गुस्से से उसकी आंखें लाल थी, उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। अंशिका तो अपने भाई का ये रूप देखकर डर जाती है। उसे एहसास था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे अच्छे से पता था कि उसका भाई उसे कितना ज्यादा प्यार करता है और उन लोगों के कितने सारे दुश्मन हैं। इस बीच उसके भाई पर क्या बीती होगी। अंशिका बार बार अपने भाई से सॉरी सॉरी बोल रही थी। वह बोल रही थी, भाई बस एक बार मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। वही आदित्य उसे डांटे हुए बोलता है कि भला तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है हमारे कितने दुश्मन हैं और तुम किसी के साथ ऐसे कैसे जा सकती हो। अगर वह कोई दुश्मन होती तो तुम क्या करती। तभी अंशिका बताती है कि भाई वह कोई दुश्मन नहीं है, वह तो बहुत प्यारी लड़की है, आप भी उसे देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। वह मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं उसके साथ चली गई। आदित्य उसे पर चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें कोई भी पसंद आएगा तो तुम उसके साथ चली जाओगी। वह तुम्हें इतनी हाई पसंद आ गई थी तो वही रहती। उसकी बातों को सुनकर अंशिका रहती है कि मेरा तो मन था वही रहने का, पर मैं आपका सोचकर चली आई। अगर वह मुझसे शादी कर ले तो मैं तो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं। अपनी बहन की ऐसी बातों को सुनकर आदित्य उसे आश्चर्य से देखने लगता है। वह उसे पर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि यह तुम कैसी बातें करने लगी हो, एक ही दिन में उससे मिलकर तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया है, आज के बाद तुम उससे कभी नहीं मिलेगी। उसकी बातों को सुनकर वह आदित्य से नाराज होते हुए बोलती है, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं तो उसे जरूर मिलेगी और आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर आदित्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आज लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था जब उसकी बहन उसके खिलाफ गई हो। इस वक्त आदित्य को उसे लड़की पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने मन बना लिया था उसे लड़की को अपनी बहन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल कर दूर फेंकेगा। अगर वह लड़की इसकी बहन की जिंदगी में रही तो उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह पता नहीं और क्या क्या उसकी बहन को सिखा देगी और पता नहीं वह कौन है। कहीं उसकी कोई दुश्मन तो नहीं है, हो सकता है यह उसके दुश्मनों का चाल हो। उसकी बहन तो बहुत ही ज्यादा मासूम है, वह उसके जाल में आराम से फंस जाएगी। आदित्य को इस समय अंशिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अंशिका को गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने कहा ना एक बार, अब तुम उससे लड़की से कभी नहीं मिलेगी। वही आप अंशिका
भी अपने भाई पर नाराज हो जाती है। उसका भाई उसे कभी कोई दोस्त नहीं बनने देता है और अब इतनी अच्छी लड़की मिली है तो वह उसे मना कर रहा है। अंशिका अपने भाई को चिल्लाते हुए बोलती है, भाई आप मुझे उसे रोकने से नहीं मना कर सकते हैं, मैं आपकी शिकायत दादा दादी से कर दूंगी। अंशिका की बातों को सुनकर आदित्य को उसे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक ही दिन में उसकी बहन पूरी तरह से उसके खिलाफ हो चुकी थी। अब आदित्य को उसे लड़की पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह नहीं जानता था कि वह लड़की कौन है। वही आदित्य अंशिका से पूछता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। तभी अंशिका खुशी खुशी बताती है कि मैं उसे अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर तो आदित्य की आंखें लाल हो जाती है। उसकी बहन उसके लिए वाइफ ढूंढ रही है और यह उसे अपनी भाभी बनाना चाहती है। अब तो आदित्य का और भी खून खौल उठता है। अब तो आदित्य उसे लड़की को देखना चाहता था जिसके लिए अंशिका इतनी ज्यादा बदतमीज बन गई थी। वह तुरंत अंशिका से बोलता है कि तुम उसे अपनी भाभी बनाना चाहती हो। अंशिका खुशी खुशी जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलने लगती है और अपने भाई से बताती है कि वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और जानते हो उसके पास बहुत बड़ा विला है, इसलिए वह अमीर भी है। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। वही अंशिका की बातों को सुनकर आदित्य का गुस्सा पल पल बढ़ा जा रहा था। वह अब और अंशिका के मुंह से उसे लड़की के बारे में नहीं सुन सकता था। उसने पूरा मन बना लिया था कि वह उसे जान से मार डालेगा। जिसने उसकी बहन को फंसाने के लिए ये सब किया है। वह उससे पूछता है कि वह लड़की कौन है, क्या तुम उसे जानती हो। वही अंशिका बोलती है कि मैं उसे नहीं जानती हूँ, पर हाँ मैंने उसकी एक फोटो खींच ली है। आदित्य कहता है कि दिखाओ मुझे वह कौन है। उसने पूरा मन बना लिया था कि वह इस लड़की को ढूंढकर ऐसा सबक सिखाएगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगी और दोबारा उसकी बहन के आसपास भी आने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। वही अंशिका अपना फोन ओपन कर चाहत की तस्वीर निकलती है और जैसे ही वह चाहत की तस्वीर देखी है तो उसकी होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही अपनी बहन को इस तरह से देखकर आदित्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसने उसकी बहन के दिमाग पर कितना ज्यादा असर डाला है। मन ही मन सोच रहा था कि वह उसे छोड़ेगा नहीं। तभी अंशिका आदित्य की ओर अपना फोन बढ़ा देती है। आदित्य उसे लड़की को देखना तो नहीं चाहता था क्योंकि उसे नफरत होती थी लड़कियों के नाम से भी, पर वह उसे देखेगा नहीं तो जाने का कैसे और फिर अपने लोगों को उसे पकड़ने को कैसे रहेगा। बस यही सोचते हुए वह उसकी तस्वीर को देखने के लिए अंशिका का फोन अपनी हाथ में लेता है। वह बेमन से उसे तस्वीर की ओर देखता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें उसे तस्वीर पर पड़ती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। एक ही पल में उसके आंखों का गुस्सा गायब हो जाता है और उसके दिल में ठंडक उतर जाती है, क्योंकि आदित्य उन आंखों को देखकर पहचान गया था कि यह उसकी बेबी डॉल है। आज पहली बार था जब आदित्य उसका पूरा चेहरा देख रहा था। वाकई में वह बाला की खूबसूरत थी। शायद ही उसने दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की देखी हो। उसकी खूबसूरती को तो किसी के साथ कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है। वह बिल्कुल किसी एंजल की तरह लग रही थी। वह मन में ही कहता है कि बेबी गर्ल आखिर में तुम मुझे मिल ही गई। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हें तो मेरी दुनिया में आना ही पड़ेगा क्योंकि तुम मेरा सुकून बन चुकी हो। और इतना सोचते हुए बस उस तस्वीर को देखता ही रह जाता है। इस तस्वीर में चाहत बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट दे रही थी। आदित्य का तो मन ही नहीं कर रहा था उसे तस्वीर से अपनी नजरें हटाने को। चाहत की तस्वीर देखते देखते पता नहीं कब आदित्य के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही अपने भाई को इस तरह रंग बदलता दे अंशिका तो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती है। पूरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब उसका भाई किसी लड़की को देखकर इस तरह मुस्कुराया हो। वही आदित्य अभी भी एक तक उसे तस्वीर को देखे जा रहा था। तभी अंशिका उसके हाथों से अपना फोन छीन लेती है। तब जाकर आदित्य अपने होश में वापस आता है। अंशिका उसकी ओर ध्यान से देखती है। इस समय उसके भाई की आंखें चमक रही थी और उसके होठों पर प्यारी सी ना दिखने वाली मुस्कुराहट थी। वही अंशिका अपने भाई के इस रूप को देखकर आश्चर्य में थी। क्या उसका भाई बलस कर रहा है?
वही आदित्य अंशिका की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम सच में इसी लड़की से मिली हो। वही अंशिका अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, भाई तुम ये क्या बात कर रहे हो, अगर मैं इसे नहीं मिली होती तो इसकी फोटो मेरे फोन में कैसे होती। मुझे जब आदित्य कंफर्म हो जाता है कि अंशिका इसी से मिली है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह तुरंत ही अंशिका को अपने पास बैठता है और फिर उससे पूछता है कि बच्चा बताओ ना, वह कहाँ पर रहती है। अपने भाई को इस तरह एक साइड देखकर अंशिका को बहुत ही ज्यादा ताज्जुब होता है। उसका भाई कभी किसी लड़की के बारे में उसे इस तरह से पूछेगा, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वैसे उसका भाई उसके सामने हमेशा ही ऐसा ही रहता है। वह अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इस वजह से उन दोनों के बीच ज्यादा कोई सीक्रेट नहीं था और वह बिल्कुल नॉर्मल भाई बहन की तरह ही बिहेव करते थे। वही जब अंशिका देखी है कि उसका भाई उससे उसे लड़की का पता पूछ रहा है तो वह अब अपने भाई की खींचाई करने लगती है। वह बोलती है कि भाई रहने दो, आपने कहा है कि मैं उससे कभी ना मिलूं। मैं बहुत सोचा, आखिर में हमारी लगती ही कौन है। मैं उसके खातिर आपको नाराज नहीं कर सकती हूँ, इसलिए अब से मैं उससे नहीं मिलूंगी और उसे भूल जाऊंगी। अपनी बहन की बातों को सुनकर आदित्य बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे कब ऐसा कहा, देखो वह कितनी प्यारी है, तुम्हारी दोस्त बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। क्या तुमने उसे दोस्ती कर ली। उसकी बातों को सुनकर अंशिका बोलती है, नहीं भाई, मैंने उससे दोस्ती नहीं की है, क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे किसी से दोस्ती नहीं करने देते हैं, इसलिए मैंने उससे कह दिया था कि आज के बाद हम नहीं मिल सकते हैं। ये सुनकर तो आदित्य का मुंह ही बन जाता है। वह सोचता है कि पागल लड़की काम की चीज नहीं करके आ सकती है और बेकार की चीज हमेशा करती रहती है। वही अपने भाई का इस तरह मुंह देखकर अंशिका को हंसी आ जाती है। अंशिका को हंसते हुए देखकर आदित्य समझ जाता है कि वह उसे परेशान कर रही है। वह उसे आंखें दिखाते हुए बोलता है कि तुम मुझे उसका एड्रेस दो। अंशिका उसे मना करती है, वह बोलती है कि मैं आपको उसका एड्रेस नहीं दे सकती हूँ। आदित्य उससे पूछता है ऐसा क्यों है, तो वह बोलती है कि उसने मुझे मना किया है। आदित्य अपनी बहन को गुस्से से देखा है और बोलता है कि तुम मेरी बहन हो या उसकी। आदित्य की बातों को सुनकर अंशिका हंसने लगती है और बोलती है कि भाई क्या वह तुम्हें पसंद है। वही आदित्य अपनी नजरें उससे पर से हटा लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अंशिका को क्या बोले। वही अपने भाई को इस तरह से देखकर अंशिका फिर से पूछती है, भाई बोलो ना, क्या हुआ, तुम्हें पसंद है। भाई वह बहुत ही प्यारी है और उसके साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। फिर वह अपने भाई को बताती है उसने वहां उन गार्ड को देखा था जिससे उनकी मुलाकात उसे जहाज पर हुई थी। फिर वह कहती है, भाई उसकी आइडेंटिटी मुझे नॉर्मल नहीं लगती है, वैसे क्या आप उसे पहले से जानते हैं। तो आदित्य उससे कुछ नहीं छुपाता और सब कुछ बता देता है। वही अपनी भाई की बातों को सुनकर अंशिका का तो मुंह ही खुला का खुला रह जाता है। क्या सच में उसका भाई इतने दिनों से उसे ढूंढ रहा था और वह लोग सोचते थे कि उसका भाई लड़कियों से नफरत करता है। वह लड़कियों की और नजरें उठाकर भी नहीं देखा है और यहाँ पर ये तो दीवाना बना बैठा है। वही अंशिका अपने भाई से बोलता है कि डोंट वरी भाई, मैं अब उसका विला देख लिया है, अब तो मेरा आना जाना वहां लगा ही रहेगा और मैं धीरे धीरे उसके बारे में सब कुछ पता लगा लूंगी। और जानते हो भाई, जब मैं उसे पहली बार देखा तो मुझे सबसे पहले आपका ख्याल आया और मैं इस समय सोच लिया था, आप मानो चाहे ना मानो मेरी भाभी तो वही बनेगी। उसकी बातों को सुनकर आदित्य के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अंशिका अपने भाई को इस तरह मुस्कुराता देखकर उसके गले लग जाती है। ऐसा बहुत ही काम होता था जब हंसिका अपने भाई के होठों पर ऐसी मुस्कुराहट देखे, और ना उसका भाई तो हर समय क्रूएल हॉटेड ही बना रहता है। वही आदित्य अंशिका के फोन से चाहत की फोटो अपने फोन पर सेंड करता है और उसे अपने वॉलपेपर पर लगा लेता है। अंशिका आदित्य से बोलता है कि भाई ये खुशखबरी मैं दादा दादी और मम्मी पापा को देता हूँ, वो लोग सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर आदित्य तुरंत ही उसे मना करता है और कहता है कि अभी नहीं, अभी हमें नहीं पता कि वह लड़की के मन में क्या है और उसे हासिल करने में मुझे अभी कितना वक्त लग जाएगा, अभी हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है।
इसलिए पहले मुझे कोशिश करने दो, उसके बाद हम लोग बता देंगे। अंशिका को भी अपने भाई की बात सही लगती है। वह उसकी बातों को मान लेती है और खुशी खुशी वहां से निकल जाती है। वही अंशिका के जाते ही आदित्य का चेहरा बदल जाता है। वह बहुत ही जुनून के साथ चाहत की फोटो देखने लगता है और बोलता है कि माय बेबी गर्ल, मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आज तक मेरी नजरें कभी किसी पर नहीं पड़ी, पर यह आज नजरें तुम पर से है नहीं रही है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो मुझे उसे भी रास्ते से हटाने पर कोई अफसोस नहीं होगा। बस मुझे तुम चाहिए, हर कीमत पर तुम चाहिए। इस समय आदित्य बिल्कुल किसी पागल दीवाने की तरह लग रहा था, जिसे सिवाय चाहत के कुछ नहीं दिख रहा था। वह बहुत ही प्यार से चाहत की तस्वीर को अपने होठों से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर उसे महसूस करने लगता है। इस समय उसके दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। देखते ही देखते दूसरा दिन आ जाता है, जिसका कपूर हाउस में सबको इंतजार था। यहाँ कपूर हाउस में सभी लोग पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे थे। साइना तो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी, और खुश भी क्यों ना होती, आज उसे इतना बड़ा मौका जो मिलने वाला था अमीर घर के लड़कों को फंसाने का, वही साइना ने एक दिन पहले ही शॉपिंग कर लिया था, जिस वजह से अब बस उसे खुद को सजना संवरना बाकी रह गया था। उसने एक रेड कलर का बॉडी स्टिच गाउन खरीद रखा था, जो कि उसके शरीर से पूरी तरह से चिपका हुआ था। उसका गला भी बहुत ज्यादा डिप था, जिसमें उसकी टीनेज बहुत ही अच्छे से रिवील हो रही थी, और पैर में पूरे जांघ तक एक लॉन्ग कट लगा हुआ था, जिससे उसकी एक तरफ की पूरी टांग दिख रही थी। इस ड्रेस में वह बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही थी। जो भी उसे इस ड्रेस में देखा हुआ हवस का प्यासा जरूर बन जाता। वही बड़ों की नजर उसे पर पड़ती तो शायद ही वह उसे दोबारा देखना पसंद करते हैं। पर साइना खुद में इतराते हुए अपने आप को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत समझ रही थी। उसने 5 घंटे अपने मेकअप करने में लगा दिया था। वह ब्यूटी पार्लर से अभी अभी तैयार होकर अपने घर पहुंची थी। यहाँ घर में उसके मन और उसके पापा पूरी तरह से तैयार हो चुके थे, तभी वहां उसके दोनों भाई की एंट्री होती है। वह लोग भी पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। उन लोगों ने 3 पीस सूट पहन रखा था, जहां सात्विक ने ग्रे कलर का सूट पहन रखा था, तो वही ऋतिक ने नेवी ब्लू कलर का पहन रखा था। वह दोनों देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। तभी वहां दादाजी आते हैं। वह भी अपने जमाने की तरह तैयार हो चुके थे, जैसा वह अक्सर तैयार हुआ करते थे। किरण जी ने आज एक बहुत ही खूबसूरत जारी की साड़ी पहन रखी थी, जो कि पर्पल कलर की थी। वह भी उसमें बहुत ही अच्छी लग रही थी। वही आलोक जी क्रीमी सूट में थे। वह सब एक दूसरे को देखकर कम्प्लीमेंट दे रहे थे कि आज बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता है कि वह किसी हाई फैमिली से नहीं है। वही जैसे ही दादाजी की नजर साइना पर पड़ती है, तो वह अपनी नजरें फेर लेते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि यह क्या पहन रखा है, क्या तुम्हें कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है। दादाजी की बातों को सुनकर साइना बोलती है कि दादाजी, इसमें क्या खराबी है। आजकल मॉडर्न जमाना चल रहा है, सभी लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनती हैं। उसकी बातों को सुनकर दादाजी बोलते हैं, चाहत भी तो इसी जमाने की है, पर क्या उसने कभी इस तरह के कपड़े पहने हैं। ये कपड़े कम और जिस्म की न्यूमेश ज्यादा लग रही है। दादाजी की बातों को सुनकर साइना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह दादाजी से बोलता है कि दादाजी, अगर चाहत को कपड़े पहनने का सेंस नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे आजकल की हाई सोसाइटी में इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। मैं आपकी चाहत की तरह कपड़े पहनूंगी तो मुझे लोग पागल समझेंगे, और मैं कोई पागल नहीं हूँ। साइना की बातें उसके घर वालों को भी सही लगती है। आजकल मॉडर्न जमाना है, सभी ऐसे पहनते हैं। पीछे से आलोक जी की आवाज ज्यादा के कानों में पड़ती है। दादाजी आलोक से कहते हैं, जमाना चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए और अपने संस्कार हमें नहीं भूलना चाहिए। तभी आलोक जी अपने पापा से बोलते हैं, पापा अब बस भी करिए, आप बूढ़े हो चुके हैं, बस आपको हर बात पर बहस करनी होती है। आपको तो हर वक्त आपकी पोती चाहत ही सही लगती है, बाकी दुनिया में सभी लोग गलत हैं। तो चलिए मैं मान लेता हूँ हम लोग गलत हैं, अब हाथ जोड़ता हूँ आपके, शांति से पार्टी में चलिए, आज मैं कोई बवाल नहीं चाहता हूँ। इतना कहकर आलोक जी गुस्से से अपने पिता को देखते हुए बाहर निकल जाते हैं।
वही साइना भी अपना मुंह बनाते हुए बाहर निकल जाती है। तभी सात्विक गुस्से में होता है, दादाजी पता नहीं आपको कब समझ में आएगा, आप उसे पागल लड़की के पीछे जाना छोड़ दीजिए वरना एक दिन आपकी बहुत बेइज्जती होगी। इतना कहकर वह भी चला जाता है। वही दादाजी अपना सरनामे दिला देते हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि इन लोगों को चाहे जितना बोलो इनके समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए अब वह बोलना ही बंद कर चुके थे। वहीं सात्वी के जाते ही ऋतिक और उसकी माँ भी उनके पीछे चली जाती है। वही बाहर उन लोगों की गाड़ी आकर उनके सामने खड़ी होती है। एक में किरण जी और आलोक जी बैठ जाते हैं, वहीं दूसरी गाड़ी में सात्विक, ऋतिक और साइना बैठ जाती है। वैसे भी दादाजी का इन लोगों के साथ जाने का मन नहीं था, इसलिए वह अपनी गाड़ी मांगते हैं और वह अपनी गाड़ी में बैठकर अकेले ही वहां के लिए निकल जाते हैं। इस वक्त उनके मन में बस चाहत का ख्याल आ रहा था। वह सोच रहे थे क्या चाहत पार्टी में आएगी, अगर आ जाती तो अच्छा होता, मैं उसे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवा देता, जिससे आगे उसे अपने बिजनेस करने में आसानी हो जाती। दादाजी को पता तो था चाहत बिजनेस करती है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वह कैसा बिजनेस करती है। उन्होंने एक बार चाहत से पूछा भी था, पर चाहत ने ये कहकर मन कर दिया था कि वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद से दादाजी ने कभी भी चाहत से उसके बारे में नहीं पूछा। उनकी पोती खुश रहे, बस उनके लिए यही बहुत था। पर आज अपने घर वालों का रवैया देखकर चाहत के लिए दादाजी को टेंशन हो रही थी, पर वह भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक चाहत खुद ही उनकी मदद ना ले। वह भी भारी मन से पार्टी की ओर निकल जाते हैं। वही मेहरा और ओबरॉय फैमिली पार्टी में सभी का स्वागत कर रही थी। इस समय पार्टी शुरू हो चुकी थी, काफी बड़े बड़े लोग वहां पहुंच रहे थे। आज इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट लोगों को बुलाया गया था, साथ में कुछ विदेशी पार्टनर्स भी आए हुए थे जो मेहरा और ओबरॉय कंपनी के साथ काम कर रहे थे। वहीं कुछ देर बाद कपूर फैमिली पार्टी में पहुंच जाती है। वह लोग पार्टी की सजावट देखकर दंग रह जाते हैं। पार्टी एक बड़े होटल के गार्डन में अरेंज की गई थी। उसे इतना ज्यादा सजाया गया था कि उसे देखने वाले बस देखते ही रह जाते थे। ऐसा लग रहा था मानव स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। इतनी बड़ी पार्टी में आज वह लोग भी पहली बार ही आए थे। उन लोगों ने बहुत से पार्टी अटेंड किए थे, पर आज कपूर फैमिली ऐसी पार्टी में पहली बार आया था। वही तो साइना वहां की चकाचौंध देखकर देखते ही रह जाती है। उसे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी इस पार्टी में आने की, और उसने आने की कितनी तैयारी भी कर रखी थी। उसे यकीन था कि यहाँ इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन आएंगे, बड़े से बड़े लोगों से उसका मिलना होगा। और उसे कौन समझाए कि एक छोटी सी मॉडल से भला वह लोग क्यों मिलेंगे, पर उसे सपने देखने की आदत है तो वह देखकर खुश हो रही है। वही वह लोग अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वह लोग अंदर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर तो उनकी आंखें फैल जाती है। पार्टी का डेकोरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। बहुत ही महंगे महंगे फूल लगाए गए थे, एक से बढ़कर एक महंगे शोपीस लगे हुए थे। सारी खुराना फैमिली पार्टी में पहुंचकर बहुत खुश थी। वह लोग तो ये भी भूल जाते हैं कि उनके साथ दादाजी भी हैं। वह चारों अंदर पार्टी में चले जाते हैं। वही दादाजी बाहर ही खड़े होकर अपने चारों तरफ देखने लगते हैं। वह सोचते हैं शायद उन्हें चाहत कहीं दिख जाए, पर जब उन्हें चाहत कहीं नहीं दिखती तो वह निराश हो जाते हैं और वह भी पार्टी में चले जाते हैं। उन्हें पता था चाहत ने कहा है आने को तो शायद आएगी, बस इसी उम्मीद से वह भी आ गए थे और ना उनका मन तो बिल्कुल भी नहीं था आने का। तभी जैसे हाय दादाजी अंदर जाते हैं, थोड़ी देर में वहां चाहत ही पहुंच जाती है। इस वक्त चाहत के साथ लिया और जान भी थे। चाहत में इस वक्त एक बहुत ही प्यारी सी ब्लैक कलर की गाउन पहन रखी थी, जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि मानो देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई जलपरी पानी से निकलकर बाहर की ओर आ रही है। उसे गाउन में जगह जगह पर नेवी ब्लू कलर से डिजाइन बनाए गए थे। मैं देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई फूलों की कली बस खिलने वाली हो। इस वक्त चाहत के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, इस वजह से उसका पूरा चेहरा कोई नहीं देख पा रहा था। वही जैसे ही चाहत की एंट्री होती है तो
सभी की नजरें इस पर टिक जाती हैं। भले ही उसके चेहरे पर मास्क लगा था, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। वही उसके पीछे चल रहे लिया और जान को देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि यह लोग उसके पीछे क्यों जा रहे हैं। उन लोगों को इतना तो अंदाजा लग गया था कि यह कोई बड़ी हस्ती है, पर उसकी उम्र को देखकर अभी कुछ भी अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। चाहत जैसे ही अंदर जाती है, शरण और विनोद जी की नजर चाहत पर पड़ती है। वह लोग कब से चाहत का ही तो इंतजार कर रहे थे। आखिर में ये पार्टी भी तो चाहत के लिए ही रखी गई थी। जैसे ही चाहत वहां पहुंचती है तो वह लोग तेजी से चाहत की ओर बढ़ते हैं और चाहत के पास पहुंचकर उसे हेलो करते हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। मास्क में भी वह लोग चाहत को पहचान सकते थे, क्योंकि उनकी पहली मुलाकात इसी तरह हुई थी। ऐसे भी जो चाहत को एक बार देख ले उसे देखकर भूल नहीं सकता है। वही वह बहुत ही खुशी खुशी बोलते हैं, हमें यकीन था कि आप जरूर आएंगे और हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपको पता नहीं, आपके आने से हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। वहीं उनकी खुशी को देखकर चाहत भी मुस्कुरा देती है। उनकी खुशी बिल्कुल ही सच्ची थी, उसमें कोई दिखावा नहीं था। चाहत जब भी उनके पास होती है तो चाहत को उनसे कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं आती। इस वजह से चाहत उनसे खुलकर बातें करती है। वह लोग बातें करने लगते हैं। वहीं इस वक्त सबकी नजर उन्हें पर थी। अब तो सबको और भी ज्यादा डाउट होने लगा था। जिस तरह से मिस्टर शरण और मिस्टर विनोद आगे बढ़कर चाहत को हेलो कर रहे थे, तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि सामने कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। आप सभी लोग चाहत से मिलने की कोशिश करने लगे थे। उन्हें जानना था कि आखिर में ये लोग कौन हैं। वहीं कुछ बिजनेसमैन जान और लिया के आगे पीछे घूमने लगते हैं, क्योंकि वह लोग जान और लिया को अच्छे से पहचानते थे। वही भीड़ चाहत की तरफ ना जाए, इस वजह से ज्ञान और लिया दूसरी साइड चले जाते हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि बहुत से लोग उन्हें अप्रोच करने के लिए आएंगे, जिसके लिए वह पहले से ही तैयार थे। वह एक एक कर सबसे बातें करने लगते हैं। यहाँ पर सभी लोग बस अपनी बिजनेस की बातें कर रहे थे। वही चाहत को आते अभी तक कपूर फैमिली ने नहीं देखा था, क्योंकि वह लोग दूसरी साइड थे। वह लोग तो अभी इस साइड पहुंचे भी नहीं थे, जहां पर देश के बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए थे। कोशिश कर रहे थे कैसे भी करके वह लोग वहां तक पहुंच सके, क्योंकि उनका एरिया थोड़ा अलग कर दिया गया था, वरना उन्हें प्रॉब्लम होती। इन सब बातों का पार्टी में ध्यान रखा गया था, जिस पार्टी बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी हो सके। वही साइना की नजरें इस समय चारों तरफ दौड़ रही थी। वह तो वहां खड़े हैंडसम लड़कों को देखकर बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस अप्रोच करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वही उसकी नजरें आदित्य ठाकुर को भी ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ चाहे जितने लोग हो वह सब आदित्य ठाकुर से पीछे ही रहेंगे। एक बार बस आदित्य ठाकुर उसके हुस्न के चाल में फंस जाए, फिर उसके बाद वह सबको दिखाएंगे कि क्या चीज है। ये सोचते हुए साइना अपने चारों तरफ देख रही थी। वही सात्विक और ऋतिक तो ये पता लगाने में व्यस्त थे कि मित्तल और खुराना कंपनी से यहाँ कौन आया है, जिससे वह अपनी डील कर सके। थोड़ी देर में बड़ी मस्कट के बाद उन लोगों को आखिर में पता ही चल जाता है कि मित्तल और खुराना कंपनी के मैनेजर यहाँ आ चुके हैं और उनके सीईओ भी यहाँ आ चुके हैं। यह उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका था। वही आलोक कपूर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे ओबरॉय और मेहरा फैमिली से बातें करने की, जिससे वह उनसे जान पहचान बढ़ा सके। वह अपनी वाइफ के साथ बस बात करने का बहाना ढूंढ रहे थे। तभी थोड़ी देर में वहां शोर मचाने लगता है। कुछ लड़कियां आपस में ही बातें कर रही थी। आदित्य ठाकुर आ गया है, ये सुनते ही साइना के चेहरे पर चमक आ जाती है। वह तुरंत ही में गेट की तरफ देखती है तो आदित्य ठाकुर अपने गार्ड के साथ आता हुआ दिखाई देता है। ब्लैक टैक्सीनो सूट में वह बहुत ही कयामत लग रहा था। लड़कियां तो बस उसे अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। उनका बस चले तो वह उसे पर टूट पड़े, पर किसी को उसके सामने जाने की इजाजत नहीं थी। सब उसकी आदत से अच्छी तरह से बाकी थे। अगर वह भूलकर भी उसके सामने कहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। वही आदित्य अपने बड़े बड़े कदमों से सीधा मैनन हॉल की ओर चला जाता है। इस समय पार्टी अपने जोर शोर पर चल रही थी।
तभी जैसे ही आदित्य को वहां देखते हैं तो बहुत से बिजनेसमैन उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। आखिर में आदित्य का जन्म ही कुछ ऐसा था और जहां पहुंच जाए वहां भीड़ ना हो ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। वही एक और शरण और मिस्टर विनोद तो चाहत से बातें करने में लगे हुए थे। शरण का स्वभाव थोड़ा चंचल था, इस वजह से वह खुशी खुशी चाहत के सर पर हाथ रखकर कहता है कि तुम कितनी प्यारी हो, काश तुम्हारे जैसी हमारी भी बहन होती। मेरे कोई बहन नहीं है इसलिए तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। वही चाहत उसके हाथों को देखने लगती है। तभी शरण को ध्यान आता है कि वह क्या कर रहा है। वह चाहत की नजरों को देखा है तो तुरंत ही अपने हाथ को उसके सर से हटा लेता है और चाहत से सॉरी बोलते हुए कहता है कि वह मैं एक्साइटमेंट में ऐसा कर गया, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बातों को सुनकर चाहत मुस्कुराने लगती है और कहती है एक भाई को अपनी बहन से माफी मांगते हुए अच्छा नहीं लगता है। वही चाहत की बातों को सुनकर शरण उसकी तरफ देखने लगता है। उसे तो लगा था शायद चाहत उससे नाराज हो जाएगी। वही चाहत उसकी हाथों को इसलिए देख रही थी कि इस वक्त उसके सर पर इस तरह से हाथ फेरने से उसे सच में अपने भाई का एहसास हो रहा था। वही जानती थी कि उसे अपने भाइयों की कमी कितनी खलती थी। उसके भाइयों ने तो उसे कभी अपनी बहन ही नहीं माना। वही चाहत प्यार से शरण की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या आप मेरे भाई बनेंगे, क्योंकि मेरे पास भी कोई भाई नहीं है। ये सुनकर शरण के होठों पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह तुरंत ही चाहत के सर पर प्यार से हाथ फिरते हुए बोलता है ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि मेरी इतनी प्यारी बहन होगी जो शायद दुनिया की सबसे प्यारी बहन है। इतना कहकर वह उसके माथे को चूम लेता है और फिर बोलता है कि आज मेरी बहन की कमी पूरी हो गई है, मैं सच में आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। वही साइड में खड़ा मिस्टर विनोद सब कुछ देख रहा था। उसे इस वक्त शरण से जलन हो रही थी। वह तुरंत ही उसे पीछे खींचते हुए बोलता है कि दरअसल चाहत मेरी भी कोई बहन नहीं है। वही शरण उसकी बातें सुनकर उसकी ओर देखने लगता है और मन में बोलता है कुत्ता कहीं का कितना झूठ बोल रहा है, इसके पास तो इसकी बहन है। वही चाहत आश्चर्य से विनोद की तरफ देखने लगती है। उसे भी पता था कि मिस्टर विनोद की एक बहन है पर वह कुछ कहती नहीं है। वही मिस्टर विनोद चाहत से बोलते हैं चाहत तुम मेरी भी बहन बन जाओ, क्योंकि शरण बहुत ही खराब है। वह जब तुम्हें परेशान करेगा तो मैं तुम्हें उससे बचा लूंगा और मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूंगा। मैं कभी किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। उसकी बातों को सुनकर शरण का मुंह खुल जाता है। वह आश्चर्य से देखा है कि यह क्या बोल रहा है। उसे विनोद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह उसे गुस्से में बोलता है कि बेवकूफ तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं भला अपनी इतनी प्यारी बहन को क्यों परेशान करूंगा। और वैसे भी मैंने पहले चाहत से पूछा था, इसलिए वह बस अकेली मेरी ही बहन बनेगी, मैं उसका अकेला इकलौता भाई बनूंगा। उसकी बातों को सुनकर विनोद को गुस्सा आने लगता है। वह उसे आंखें दिखाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुझसे पहले चाहत से मैं मिला था इसलिए वह मेरी बहन बनेगी। अब तो ये दोनों बच्चे की तरह लड़ने लगे थे। वही चाहत इन दो बड़े बिजनेसमैन को देख रही थी जो बिल्कुल बच्चे बन चुके थे। उन्हें इस तरह से बच्चों की तरह लड़ता हुआ देखकर चाहत को हंसी आ जाती है। जब वह दोनों चाहत को हंसता हुआ देखते हैं तो चुप हो जाते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि चाहत उन्हें पर हंस रही है। वह कैसे बच्चों जैसे बिहेव कर रहे थे, शायद आज पहली बार हुआ था। अब उन दोनों को खुद पर ही शर्म आ रहा था। तभी उनकी नजर चाहत की हंसी पर पड़ती है। वह वाकई में हंसते हुए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त चाहत ने अपना मास्क हटा लिया था, जिस वजह से चाहत की प्यारी सी मुस्कुराहट वह लोग देख पा रहे थे। वही जब चाहत उन लोगों को देखते हैं तो चुप हो जाती है और बोलती है सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए था, पर आप लोगों को इस तरह बहस करता हुआ देखकर मुझे हंसी आ गई। सच में आज आप लोग मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह लग रहे थे। चाहत की बातों को सुनकर अब दोनों भी हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ, शायद बहुत ही काम ऐसा मौका मिलता है इंसान को जब वह कभी कभी बच्चा बन जाता है, पर यह बच्चा बनना बहुत ही अच्छा लगता है। कि बातों को सुनकर चाहत भी हाँ मैं अपना सर हिला देती है।
वही विनोद फिर से बोलता है, देखो चाहत, तुम इसे अकेले अपना भाई नहीं बन सकती हो, मैं इसका बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे भी अपना भाई बनना पड़ेगा। वह सोच रहा था शायद चाहत उसे अपना भाई नहीं बनाएगी, इस वजह से उसे डर लग रहा था, लेकिन उसे ऐसा बोलना देखकर चाहत फिर से हंसने लगती है और फिर बोलती है कि हाँ हाँ, मैं आपको भी अपना भाई बनाऊंगी। आखिर में मैंने आपको देखा है, आप कैसे शरण भाई को डराते हैं। उसकी बातों को सुनकर शरण का तो मुंह ही बन जाता है। वहीं उन लोगों को किसी लड़की से इतना हंस हंस कर बातें करता उन दोनों का परिवार देख रहा था। अब उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह लोग चाहत के पास आ जाते हैं और शरण की फैमिली उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, ये प्यारी बच्ची कौन है, क्या तुम हमें इससे नहीं मिल पाओगे। इस वक्त शरण के दादाजी यह बातें बोल रहे थे। वही दादाजी के साथ उनके बेटे बहू भी खड़े थे जो शरण के मम्मी पापा थे। वही विनोद की फैमिली से उसके पापा, उसके मम्मी और उसका छोटा भाई और उसकी बहन एक साथ खड़े थे। वह लोग भी विनोद को ही देख रहे थे, उनका भी यही सवाल था। तभी शरण बहुत खुशी से बोलता है, दादू ये देखो, यह मेरी प्यारी बहन है, ये कितनी प्यारी है ना। इतना बोलकर वह अपने दादाजी को देखने लगता है। वही दादाजी उसकी बातों को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अगर यह प्यारी सी बच्ची उनकी पोती है तो उन्हें कैसे नहीं पता था। वही वह अपने बेटे और बहू की तरफ आंखें बड़ी करके देखते हैं, मानो पूछ रहे हो कि यह सब क्या है, तुम्हारी एक बेटी है, हमें पता कैसे नहीं चला। वही दादाजी की नजरों को देखकर वह लोग तो डर जाते हैं और तुरंत ही बोलते हैं, दादाजी क्या हमारी बेटी है, इस बारे में हमें भी नहीं पता था। वहीं शरण के पापा उसकी ओर देखते हुए पूछते हैं कि बेटा ये तुम्हारी बहन तुम्हें कहाँ मिल गई। अपने पापा की बातों को सुनकर नाराज होते हुए शरण बोलता है, पापा आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैंने कितनी मेहनत से इन्हें मना कर अपनी बहन बनाया है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मुझे अपना भाई करने से इनकार कर दी तो मेरा क्या होगा। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर वह लोग तो उसका मुंह ही देखते रह जाते हैं। वह क्या बोले उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कुछ पूछना चाहते थे पर उनका बेटा तो उन्हें कुछ पूछने ही नहीं देना चाहता था। वही विनोद के पिताजी विनोद से पूछते हैं, चलो तुम ही बता दो हमें कि यह प्यारी बच्ची कौन है। तो विनोद भी तुमसे बिल्कुल यही बोलता है, यह मेरी प्यारी बहन है। उसकी बातों को सुनकर विनोद के पापा उसे आंखें दिखाते हुए बोलते हैं कि बेवकूफ लड़के, मेरा तेरी माँ के सिवाय बाहर कभी किसी के साथ अफेयर नहीं रहा है। अब जाकर शरण और विनोद को पता चलता है कि वह लोग क्या सोच रहे थे। वहीं विनोद की माँ तो अपने पति को ऐसे घूर कर देख रही थी मानो उन्हें कच्चा चबा जाएगी। लेकिन तभी विनोद और शरण उनके कंफ्यूजन को दूर करते हैं और बोलते हैं कि यह आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोगों के दिमाग में गंदी बातें ही क्यों आती है। वही दोनों फैमिली अपने बच्चों को आश्चर्य से देखते हैं और सोचते हैं कि एक तो बहन लाकर इसमें सामने खड़ा कर दिया और हमें गंदी बात सोचने को कह रहा है। वही इस तरह से उन लोगों को देखते हुए शरण अपना मुंह बना लेता है और कहता है, ठीक है मैं बता रहा हूँ, अब आप लोग मुझे इस तरह से ना देखो जैसे मुझे अभी के अभी खा जाओगे। वहीं उन लोगों की बातें सुनकर अब चाहत को हंसी आने लगती है। उसे हंसता हुआ देखकर सब लोग देखने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम और खूबसूरत लग रही थी वह, सब तो बस उसकी हंसी में ही डूब जाते हैं। वही चाहत को हंसता हुआ देखकर शरण को समझ आ जाता है कि चाहत उसके ऊपर क्यों हंस रही है। आज तो शरण का उसके सामने कितनी बार पोपट बन गया। वह अपने माता पिता को चाहत से मिलाते हुए बोलता है, दादाजी और मॉम डैड, ये चाहत खुराना है, मित्तल और खुराना कंपनी की सीईओ। उनका इंट्रोडक्शन सुनकर वहां खड़ी दोनों फैमिली के तो मुंह खुल जाते हैं। वह लोग बड़े आश्चर्य के साथ चाहत की तरफ देखने लगते हैं। उन लोगों ने तो सोचा था ये कोई कॉलेज गर्ल होगी, पर उन्हें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि यह मित्तल और खुराना कंपनी की सीईओ है। उन्हें तो अभी तक यही नहीं पता था कि मित्तल और खुराना कंपनी की सीईओ एक ही है। उनके सामने और लड़की खड़ी थी जिससे मिलने की तो वह लोग सपने में भी नहीं सोचे थे। अच्छे से पता था कि इस कंपनी की सीईओ मिस्टीरियस है, पर उन्हें नहीं पता था कि वह इतने कम उम्र की और इतनी प्यारी बच्ची है।
उन लोगों को इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर चाहत को थोड़ा अजीब लगता है। वह धीरे से बोलती है, दादाजी क्या हुआ? क्योंकि दादाजी बस अपनी आंखें फाड़े उसे देखे जा रहे थे। दादाजी को खुद पर बहुत ज्यादा घमंड था कि वह इतने बड़े अंपायर के मालिक थे, लेकिन आज अपने सामने खड़ी छोटी सी लड़की को देखकर तो उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। उन्हें तो सच में लग रहा था जैसे मानो उनके सामने भगवान खड़ा हो। बिजनेस की दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाने वाली यह छोटी सी बच्ची है, ये तो उन्हें हजम ही नहीं हो रहा था। उनकी तरफ फिर से ऐसे दिखते हैं मानो वह सच कह रहा है, मजाक तो नहीं कर रहा है। अगर मजाक किया होगा तो आज तो वह उसकी जान ही निकाल लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी खबर सुनकर तो उन्हें ऐसा लग रहा था मानो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। वहीं शरण अपने दादाजी के भाव को देखकर अच्छे से समझ जाता है कि वह क्या सोच रहे हैं और तुरंत बोलता है कि दादाजी मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। वह देखिए खुराना और मित्तल कंपनी के मैनेजर। इतना कहकर वह लिया और जान की तरफ दिखता है। दादाजी उन दोनों को पहचान जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो गया था कि सच में उनका पोता सही कह रहा है। अब तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतने बड़े कंपनी के सीईओ अगर उनकी पोती बन जाए तो क्या बात है। उनसे ज्यादा खुशकिस्मत तो कोई हो ही नहीं सकता। वह तुरंत ही चाहत की ओर देखकर बोलते हैं, बेटा सच में तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या प्लीज तुम मुझे एक बार दादाजी बुलाओगी? उनकी बातों को सुनकर चाहत के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह उन्हें प्यार से दादाजी बुलाती है। चाहत की प्यारी आवाज सुनकर दादाजी के होठों पर मुस्कुराहट छा जाती है। वही विनोद की फैमिली का भी यही हाल था। वह भी बहुत ज्यादा खुश थे। आखिर में कौन नहीं चाहेगा, इतनी प्यारी और कामयाब बच्ची का परिवार बना है। विनोद जी की मां आगे बढ़कर प्यार से चाहत के सर पर हाथ फेरती है और कहती है, बच्चा तुम बहुत प्यारी हो। मां का स्पर्श पाते ही चाहत की आंखें बंद हो जाती है। सच में उनके स्पर्श में बहुत ही अपनापन था। कभी चाहत की मां ने आज तक उसके सर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा, ना ही कभी उसे अपने मुंह से बेटी कहकर बुलाया। यही सोचकर चाहत की आंखें भर आती हैं, पर वह अपने आंसुओं को छुपा लेती है। लेकिन ये सब उन लोगों की नजरों से नहीं बचता है। वह समझ चुके थे कि चाहत बहुत दुखी है। सभी शरण की मां भी आगे बढ़कर प्यार से उसके माथे को चूम लेती है और बोलती है कि आज मुझे मेरी बेटी की कमी पूरी हो गई है। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे एक बेटी दे दो, और आज तक मेरी यही शिकायत थी कि मुझे बेटी क्यों नहीं दी, पर मुझे नहीं पता था कि भगवान ने मेरे लिए इतनी अच्छी बेटी चुनकर रखी है। आज मैं भगवान के इस फैसले पर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। उनकी बातों को सुनकर चाहत प्यार से उनकी तरफ देखने लगती है। यह अजनबी फैमिली उससे अपनी बेटी बनाने को तैयार थी, उसे माँ की ममता देने को तैयार थी, और एक ऐसी उसकी फैमिली है जो उसकी होते हुए भी उसकी नहीं है। ये सब सोचते हुए चाहत का दिल दुख रहा था, पर उसने भी सोच लिया था जो लोग उसे प्यार कर रहे हैं वह उनसे प्यार करेगी बिना किसी शर्त के। वह प्यार से उनके गले लग जाती है। वह भी प्यार से चाहत के सर पर हाथ फेरने लगते हैं। आप सच में चाहत को माँ का एहसास हो रहा था। वह लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे। विनोद के भाई बहन भी बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें चाहत बहुत ही प्यारी लग रही थी, और जब उन्हें पता चल गया था कि चाहत कौन है तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। वह चाहत को दिल से अपना आइडल बन चुके थे। उन्हें भी बिल्कुल चाहत की तरह बनना था। जहां एक और चाहत को इतने प्यारे रिश्ते मिल रहे थे, वहीं दूसरी ओर साइना अपना चाल चलने में व्यस्त थी। वह किसी भी तरह से आदित्य के पास पहुंचाना चाहती थी। उसे अच्छे से पता था कि यहाँ शहर के बड़े से बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आए हुए हैं। अगर एक बार वह आदित्य के साथ उसे देख लेंगे तो वह सबकी नजरों में आ जाएगी, जिसका उसे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। वह अभी आदित्य की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी कुछ गार्ड उसे रोक देते हैं। साइना को उन गार्ड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगर आज वह आदित्य तक नहीं पहुंच पाए तो उसके हाथ से बहुत बड़ा मौका निकल जाएगा। फिर दोबारा शायद ही जिंदगी में उसे ऐसा मौका मिले। जहां सारी लड़कियां आदित्य को बस दूर से ही देखकर रह जा रही थी, वही एक लड़की जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, वह अपने आप को खुद ज्यादा ही स्मार्ट समझती थी। वह अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही थी, पर उसकी नजरें सिर्फ आदित्य पर टिकी थी।
तभी उसकी एक पहेली बोलती है कि मन ही तो इस तरह उसे मत देख, वह बिल्कुल एक चांद की तरह है जो देखने में सबको बहुत ही प्यारा लगता है, पर उसे बस सब देख सकते हैं पर उसे तक कोई नहीं पहुंच सकता। और अगर भूल कर भी उस तक पहुंचने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। पर उसे लड़की की बातें कहाँ माही के पल्ले पड़ने वाली थी, उसे तो बस आदित्य का जुनून छाया था। वह किसी भी कीमत पर आदित्य को पाना चाहती थी, पाना तो सब लड़की चाहती थी, पर उससे ज्यादा उन्हें अपनी जिंदगी से प्यार था। पर माही अभी अपनी पढ़ाई खत्म करके लंदन से वापस आई थी, इस वजह से उसे आदित्य के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। उसे तो लगा कि उससे ज्यादा खूबसूरत और बोल्ड यहाँ कोई नहीं है। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। उसने उन लोगों से शर्त लगाया कि वह उसे चुटकियों में अपने पीछे दीवाना बना लेगी। उन लोगों ने माही को बहुत समझाया कि यह विदेशी फ्लर्टी बॉय नहीं है, यह आदित्य ठाकुर है, अगर इससे पंगा लिया तो जान से चली जाओगी। पर माही को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वह एक बड़े बाप की बिगड़ी बेटी थी, इसलिए उसे गलत सही कुछ भी समझ नहीं आता था। वह बड़े ही एटीट्यूड के साथ आदित्य की ओर बढ़ने लगती है। इस वक्त उसके हाथों में वाइन की गिलास थी। वही साइना की नजर भी अब तक माही पर पड़ चुकी थी। वह माही को उसे और जाता देखकर गुस्से में आ जाती है। अब उसे भी किसी कीमत पर आदित्य तक जाना था। अगर ये लड़की आदित्य के पास पहुंच जाएगी तो सारी लाइमलाइट यही चुरा लेगी। यह सब सोचकर वह अपना दिमाग लगाने लगती है, पर फिर भी वह गार्ड उसे वहां जाने नहीं देते हैं। वही जैसे ही वह लड़की आदित्य के पास पहुंचती है तो बोलती है, हाय हैंडसम। इतना कहकर वह आदित्य के हाथों को थाम लेती है और फिर बड़ी अदा के साथ उसके हाथों को किस करती है। उसका इतना करना था कि आदित्य ने एक झन्नाटेदार तमाचा उसके गाल पर मार दिया, जिससे वह लड़की संभाल नहीं सकी और लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़का उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। वह इतनी बड़ी फैमिली की प्रिंसेस थी, आज तक उसे किसी ने ऊंची आवाज में बात भी नहीं किया था, और जब आज उसके गालों पर यह तमाचा लगा तो उसका तो पूरा कर ही चकरा गया। उसे इतनी जोर से लगा था कि उसके होठों के कोनों से खून निकलने लगा था। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी नजरें उठाकर आदित्य की ओर देखने लगी। जैसे ही वह आदित्य की आंखों में देखती है तो वह अंदर से कांप जाती है। उसके गिरने की वजह से और आदित्य के मारने की वजह से बहुत से लोगों की नजर उन पर पड़ जाती है। सभी लोग आश्चर्य से उसे और देख रहे थे। वही साइना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। अब वह भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि अच्छा हुआ वह नहीं गई, नहीं तो आज उसका भी यही हसरत होता। तभी आदित्य गुस्से में उसे लड़की से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पास आने की? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? यहाँ सभी को पता है कि मेरे पास आने से उनसे उनकी जिंदगी छीन ली जाएगी, पर लगता है कि तुम अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करती हो, तभी तुमने ऐसी जरूरत की। आदित्य की बातों को सुनकर माही अब डरने लगती है। अब जाकर उसे अपनी सहेलियों की बात याद आती है। वह खुद को कोसने लगती है कि वह क्यों यहाँ आई। तभी आदित्य अपने गार्ड को बुलाकर उसे लड़की को ले जाने को कहता है और बोलता है कि इस ऐसी सजा देना कि यह जिंदगी भर याद रखे। माही की तो ये सुनकर डर के मारे जान निकलने लगी थी। वह जल्दी जल्दी चारों तरफ अपने पापा को ढूंढने लगते हैं। उसकी नजरें इस तरफ अपने पापा को ही ढूंढ रही थी। तभी थोड़ी देर में उसके पापा भागकर वहां आते हैं और वह आदित्य के पैरों पर गिर जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज आदित्य बेटा, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। वह अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया आई है, इस वजह से उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। वही आदित्य उन्हें खुद से दूर करते हुए बोलता है कि गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। गनी मत मानो कि मैं आपको आपकी बेटी की सजा नहीं दे रहा हूँ, वरना 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे आपको बंदकृत करने में। उसकी बातों को सुनकर अब माही के पापा डर जाते हैं। वह बहुत ही बेबसी से माही की ओर देखते हैं। उन्हें अपनी बेटी के बारे में सब कुछ पता था, वह किस तरह की लड़की थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वह आदित्य से ही फ्लर्ट करने पहुंच जाएगी। उन्होंने उसे आदित्य के बारे में समझाया भी था, लेकिन आज अपनी खराब आदतों की वजह से वह इतनी बुरी तरह से फंस गई थी, अब वह कुछ नहीं कर सकते थे।
वही तुरंत कुछ गार्ड जाकर माही और उसके पिता को वहां से लेकर चले जाते हैं। वही साइना ये सब कुछ देखकर बिल्कुल ही डर जाती है। अब तो वह भूलकर भी आदित्य के पास भटकने की हिम्मत नहीं करेगी। वही शोरगुल सुनकर शरण और विनोद भी उससे और आ जाते हैं। वह लोग चाहत को अपनी फैमिली के पास छोड़ दिए थे, इसलिए उन्हें चाहत की टेंशन नहीं थी। जैसे ही वह लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ का सारा माजरा देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें भी अच्छे से पता था आदित्य किस टाइप का है, उसे लड़की के लिए अफसोस हो रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकते थे। वह उसकी अपनी गलती थी। अगर वह ऐसा ना करती तो आज उसकी हालत यह न होती। वह लोग आदित्य के पास जाते हैं और उसे शांत रहने को कहते हैं। आदित्य का ये रोज का था, इस वजह से वह तुरंत ही उससे बात को इग्नोर कर देता है। वह लोग अब बिजनेस की बातें करने लगते हैं। तब तक मैं वहां कुछ और भी बिजनेसमैन आ जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ साइना वहां से चुपचाप निकलकर अपने फैमिली के पास आ जाती है। तभी वह देखी है कि दादाजी किसी से बात कर रहे हैं। वह देखी है कि उसे लड़की ने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहन रखी है। वह ड्रेस साइना को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वह अपने भाई और मॉम डैड को उसे और दिखाती है और कहती है कि देखो ना दादाजी किससे बातें कर रहे हैं। वहीं उन लोगों की भी नजरें उसे लड़की पर पड़ती है। वह लोग सोचते हैं कि जरूर ही यह कोई बड़ी घर की बेटी होगी, तभी तो इतने महंगे कपड़े पहने हैं। वह लोग भी उसे अपना परिचय बनाने के लिए दादाजी की ओर चल देते हैं। उन्हें थोड़ा भी नहीं अंदाजा था कि पीछे से दिख रही है लड़की चाहत है। अभी थोड़ी देर पहले ही चाहत को दादाजी दिख गए थे, इसलिए चाहत उन सब से एक्सक्यूज बोलकर दादाजी से मिलने चली आई थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि दादाजी उसके लिए परेशान होंगे। जैसे ही दादाजी उसे देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। आज उनकी पोती सच में बिल्कुल परी लग रही थी। वह तुरंत ही चाहत को गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं, बच्चा तुम ठीक हो। फिर दादाजी अपनी रोनी सी आवाज में बोलते हैं, बच्चा मुझे माफ कर देना, मैं उन लोगों से तुम्हें नहीं बचा पाया। मैं उसे वक्त अगर घर पर होता तो उन लोगों को तुम्हारे साथ ऐसा कभी न करने देता। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। वही दादाजी की बातों को सुनकर चाहत उन्हें शांत करती है और बोलती है कि दादाजी आप शांत रहिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी देर में ही मेरे दोस्तों ने मुझे वहां से निकाल लिया था, इस वजह से आप टेंशन ना लीजिए। वही दादाजी बोलते हैं कि बच्चा तुम कहाँ हो, क्या तुम्हें रहने में कोई दिक्कत हो रही है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग से घर खरीद देता हूँ, क्योंकि अब मैं खुद नहीं चाहूंगा कि तुम उन लोगों के साथ रहो। मैं तुम्हें वहां हर दिन घट घट कर जीते नहीं देख सकता हूँ। दादाजी की बातों को सुनकर चाहत बोलती है कि दादाजी इस वक्त मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ, इसलिए आपको मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, वह बहुत अच्छी है। हम लोग बचपन से ही एक साथ रहे हैं, इसलिए वह मेरा बहुत ध्यान रखती है। वही उसकी बातों को सुनकर दादाजी को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। वह प्यार से चाहत के सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि चलो बच्चा, मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिला देता हूं, जिससे तुम्हें बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। वही दादाजी की बातें सुनकर चाहत को समझ नहीं आता कि वह दादाजी से क्या बोले। दादाजी उसे अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं। यहाँ लोग खुद उससे मिलने के लिए परेशान हैं। वह कुछ बोलती इससे पहले ही वहां पर कपूर फैमिली आ जाती है। आलोक जी दादाजी को देखकर बोलते हैं, अरे पापा आप कहाँ चले गए थे? हम लोग कब से आपको ढूंढ रहे थे। वही दादाजी अपने बेटे को ऐसे दिखते हैं जैसे वह दुनिया के कितने बड़े बेवकूफ को देख रहे हो। क्या ये लोग वही नहीं थे जो उन्हें अकेले बाहर छोड़कर चले आए थे, और अब ऐसे बोल रहे हैं जैसे उनसे ज्यादा परवाह दुनिया में किसी को ना हो। वही अभी चाहत की पीठ उन लोगों के तरफ थी, तभी सात्विक बोलता है कि दादाजी यह कौन है, क्या आप हमें इससे नहीं मिलेंगे? साथ एक ही बातों को सुनकर दादाजी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। दादाजी व्यंग्य से बोलते हैं, क्या तुम सच में इससे मिलना चाहते हो? पर मुझे नहीं लगता कि वह तुमसे मिलना चाहेगी। दादाजी की बातों को सुनकर सात्विक का मुंह बन जाता है। वह सोचता है कि दादाजी कैसे किसी के सामने उसकी इंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन तभी साइना तुरंत ही दादाजी की दूसरी ओर जाकर उसे लड़की का चेहरा देखना चाहती है।
क्योंकि उसे भी उसे लड़की से दोस्ती करनी थी। आखिर में बड़े घरों में दोस्ती करना भला उसे क्यों नहीं पसंद होगा, लेकिन जैसे ही वह अपने सामने चाहत को देखते हैं तो उसका खून ही खोल जाता है। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि चाहत इतने महंगे कपड़े पहनकर यहाँ पर आई थी। ऊपर से आज चाहत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिस वजह से साइना तो जलन के मारे मेरी जा रही थी। साइना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वह गुस्से में बोलती है कि चाहत तुम यहाँ क्या कर रही हो। जैसे ही वह लोग साइना के मुंह से चाहत नाम सुनते हैं तो वह चाहत की ओर देखने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बिना दादाजी के चाहत को यहाँ एंट्री कैसे मिल गई। उन लोगों ने तो सोचा था कि अब चाहत यहाँ नहीं आ पाएगी, लेकिन ये लड़की यहाँ कैसे आ गई। वही चाहत जैसे ही उन लोगों को देखते हैं तो कहती है, कितनी गंदी बात है ना, तुम लोगों ने तो मुझे कहा था कि मुझे देखकर पहचानोगे भी नहीं, और आज यहाँ मुझे देखते ही पीछे पीछे यहाँ मेरे पास पहुंच गए। उसकी बातों को सुनकर सात्विक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में बोलता है कि हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और हम यहाँ कोई तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, हम तो यहाँ दादाजी के लिए आए हैं। हमें उनकी फिक्र हो रही थी क्योंकि बहुत देर तक दादाजी हमें नहीं दिखे थे। सात्विक को इस तरह बात बनाते देखकर चाहत के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह बोलती है कि झूठ बोलना भी तो सलीके से नहीं आता, तुम्हें पता नहीं कैसे बिजनेस करते हो। उसकी बातों को सुनकर सात्विक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह चाहत पर चिल्लाना चाहता था पर वह यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। वही साइना देखी है कि अब उसका भाई चुप हो गया है तो वह तुरंत ही बोलती है, वैसे चाहत तुम्हें अंदर एंट्री कैसे मिल गई, कहीं तुमने कोई बुरा बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया है, वरना तुम्हें तो पता है यह ओबरॉय की पार्टी है। यहाँ पर तुम जैसे अरे गेरे लोगों को अंदर कैसे आने मिला। उसकी बातों को सुनकर आप सब चाहत की ओर देखने लगते हैं क्योंकि सबको जानना था कि चाहत को एंट्री कैसे मिली। वही चाहत साइना से बोलता है, मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अपना यह सदा सा मुंह बंद रखा करो। जब भी खोलते हो तो इसमें से बदबू आती है। उसकी बातों को सुनकर साइना चिढ़ जाती है। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था साइना पुलिस स्टेशन से कैसे छुट्टी, क्या उसे इस वक्त जेल में नहीं होना चाहिए, और उसने इतना पैसा उसे इंस्पेक्टर को क्यों दिया था। उसका सारा प्लान खराब हो चुका था। अब उसे इस घटिया लड़की के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए साइना बोलती है कि वह तो चाहत मुझे तुम्हारी परवाह है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, कहीं तुम गलत संगत में पड़ गई और कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वह साफ और सीधे शब्दों पर चाहत पर इल्जाम लगा रही थी कि वह कैरेक्टरलेस लड़की है। उसकी बातों को सुनकर चाहत को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन आपको तो अच्छे से पता है दोस्तों, चाहत बोलने में नहीं करने में यकीन करती है, इसलिए वह उसे कुछ नहीं बोलती, अपने गुस्से को पीकर रह जाती है। क्योंकि वह आगे जो करने वाली है उसे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर सारी दुनिया उससे पर बोलेगी। वही चाहत को कुछ ना बोलना देखकर साइना को भ्रम हो जाता है कि उसकी बातें सच है। वह फिर से बोलती है, देखा भाई, मैं सच बोला था, इसी वजह से चाहत के पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है। उसकी बातों को सुनकर सात्विक को भी लगता है कि वह सच बोल रही है। वह तुरंत चाहत से बोलता है, घटिया लड़की, तुम इतना घटिया ट्रिक इस्तेमाल करती हो, तुम्हें थोड़ा भी हमारे खानदान की परवाह नहीं है। अगर किसी ने ऐसे तुम्हें देख लिया तो हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी। वही चाहत को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह तुरंत ही बोलती है, मिस्टर सात्विक कपूर, शायद आपको पता नहीं है, यहाँ किसी को भी नहीं पता है कि मैं किस खानदान से हूँ, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप अपनी बहन को संभाल कर रखो, क्योंकि सबको पता है कि वह किस खानदान की है, इसलिए आपको मेरे ऊपर नहीं बल्कि अपने उसे गोद ली हुई बहन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना कहीं उच्च नीच हो गई तो आप लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। ये सुनकर साइना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं जहां एक और ये लोग चाहत को परेशान करने पहुंच गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य बोलता है, मिस्टर विनोद, क्या खुराना और मित्तल कंपनी के सीईओ आ गए हैं।
उनकी बातों को सुनकर उन लोगों को ध्यान आता है चाहत का वह लोग काफी देर से यहाँ रुके हुए हैं। वह तुरंत ही अब चाहत के पास जाना चाहते थे क्योंकि शायद उन्हें चाहत के साथ टाइम बिताने का मौका बार बार ना मिले। वह लोग आदित्य की बातों को सुनकर कहते हैं कि हाँ वह तो कब का आ चुके हैं और हम लोगों ने उनसे कुछ देर बातें भी की, हो सकता है कि अब वह जाने वाली होगी क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वही जब आदित्य सुनता है कि वह जल्दी ही चले जाएंगे तो वह उनसे मिलने की बात करता है। इस वक्त आदित्य ने बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह लोग किसी लड़की की बात कर रहे हैं। वह उनके शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वही शरण और विनोद आदित्य को लेकर चाहत की ओर बढ़ जाते हैं। तभी शरण और विनोद देखते हैं कि उनकी फैमिली एक तरफ बैठकर बातें कर रही है पर चाहत वहां नहीं है। तो वह तुरंत आगे बढ़कर अपने पापा से पूछता है, पापा चाहत कहाँ गई? क्या वह चली गई? हमें ऐसे कैसे बिना बताए चली गई? वहीं उसके पापा बोलते हैं कि चुप रहो बेवकूफ, वह अभी गई नहीं है, वह अपने दादाजी से मिलने गई है। उसके दादाजी आ गए थे, हमने उसे कहा था अपने दादाजी को यहाँ बुलाने को पर उसने अभी मना कर दिया, इस वजह से हम उसके साथ नहीं गए। वहीं अपने पापा की बातों को सुनकर शरण अब शांत हो जाता है। पूछता है कि वह किस तरफ गई है तो उसके पापा अपने सामने दिखाते हैं। जैसे ही शरण देखा है तो चाहत कुछ ही दूरी पर उसके सामने दिख रही थी। शरण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वह चाहत को देखकर खुश हो जाता है। वही आदित्य शरण को इस तरह खुश देखकर समझ नहीं पाता कि वह इतना खुश क्यों हो रहा है। शरण जब उनके पास आता है तो आदित्य पूछता है कि क्या हुआ, क्या वह चले गए? तभी शरण बोलता है कि नहीं वह नहीं गए हैं, वह उसे साइड है, आओ हम वही चलते हैं। उसे साइड थोड़ा खाली था इसलिए आदित्य को भी सही लगता है कि वही चलकर बातें की जाए, इधर थोड़ी भीड़ ज्यादा है। वही वह लोग चाहत की तरफ बढ़ रहे थे। चाहत तुमसे ज्यादा दूरी पर नहीं थी पर वह इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी। चाहत की पीठ उन लोगों के तरफ थी इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वही साइना चाहत की तरफ मुंह करके खड़ी थी इसलिए वह चाहत के पीछे सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। वही जब साइना उन तीनों बड़े बिजनेसमैन को इस ओर आता देखी है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। वह तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। वह दोनों आदित्य के दोनों साइड चल रहे थे, वहीं आदित्य बीच में चल रहा था। इस समय ऐसे लग रहा था कि दुनिया के सारे लड़कों की खूबसूरती इन्हीं तीनों के अंदर समा गई है। वह तीनों इतनी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे कि जो देखे तो बस देखता ही रह जाए। वही वह लोग उनके नजदीक बढ़ रहे थे। ये देखकर कि वह लोग इसी ओर आ रहे हैं, साइना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने भाई को इशारा करती है। उसका इशारा समझकर जब सात्विक उसे और देखता है तो उसकी भी आंखें आश्चर्य से फैल जाती है। यकीन नहीं हो रहा था कि यह लोग उसकी ओर आ रहे हैं। कब से वह इन लोगों से मिलने के लिए परेशान था, अब भगवान ने उन्हें एक अच्छा मौका दिया है। इस समय खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इधर चाहत को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। तभी साइना के दिमाग में एक प्लान आता है। वह चाहत को एक अच्छा सबक सिखा सकती है, फिर चाहत हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर हो जाएगी। यही सोचकर उसके होठों पर डेविल मुस्कान आ जाती है। वह लोग हम बिल्कुल ही करीब पहुंच गए थे। वही साइना जल्दी से चाहत के साइड जाती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वह बस बगल से गुजर रही है, पर वह चाहत को जोर से धक्का देती है जिससे चाहत सीधा जाकर आदित्य के सीने से टकराती है। धक्का इतनी जोर का था कि चाहत खुद को नहीं बचा पाए और वह लड़खड़ा गई और सीधा आदित्य से टकराए। वही अचानक से किसी लड़की के टकराने पर आदित्य की आंखें गुस्से की वजह से बंद हो जाती है, फिर भी पता नहीं क्यों उसका हाथ अपने आप उसे लड़की को गिरने से बचा लेता है। इस वक्त आदित्य के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा दिख रहा था। वही शरण और मिस्टर विनोद तो ये सब देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उन्होंने देखा था आदित्य ने उसे लड़की के साथ क्या किया था। उन्हें अब चाहत के लिए डर लगने लगा था, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि चाहत चाहे जो कोई हो पर आदित्य अपने गुस्से के आगे किसी को नहीं देखता।
भले बाद में उसे कितना ज्यादा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, पर अभी वह अपने गुस्से में जरूर गलत कर जाएगा। वही यह नजारा देखकर तो साइना के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही सात्विक, ऋतिक और उसके मम्मी पापा तो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें भी आदित्य के बारे में सब कुछ पता था और दादाजी भी घबरा जाते हैं, क्योंकि दादी जी को भी आदित्य के बारे में पता था कि वह कैसा सनकी इंसान है। वही आदित्य गुस्से में जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसके बाहों में वही खूबसूरत सा चेहरा था जिसे देखने के लिए वह कितना ज्यादा परेशान था, जिसे वह कितने सालों से तलाश रहा था। आदित्य तो बस उसे अपनी आंखें फाड़े एक तक देखे जा रहा था। उसके मन में तो बस एक ही बात आ रही थी, ये तो फोटो में देखने से भी ज्यादा खूबसूरत है। यह इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि मानव स्वर्ग से कोई अप्सरा नीचे उतर आई हो। कोई इतना ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है? आदित्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। वहां पर बिल्कुल ही सन्नाटा छाया हुआ था। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। वही चाहत की नजरें आदित्य की नजरों से मिलती है। वह उसे देखते ही पहचान जाती है। वह दोनों इस समय एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन्हें तो आसपास का कोई होश ही नहीं था। आज तो आदित्य को लग रहा था कि उसकी बाहों में जन्नत की खुशियां आ गई हो। वह चाहत को पूरी जिंदगी इसी तरह अपनी बाहों में रखना चाहता था। उसके मात्रा पास होने से ही उसके दिल में सुकून भर गया था। सभी अचानक से शरण आगे बढ़कर आदित्य की बाहों में झूल रही चाहत को उठता है और सीधा खड़ा करता है और घबराते हुए बोलता है, बच्चा आपको कहीं लगी तो नहीं? वही विनोद भी जल्दी से आगे बढ़कर चाहत को चारों तरफ से देखने लगता है। वही जैसे ही आदित्य के हाथों से चाहत को अलग किया जाता है, मानव आदित्य की दुनिया ही खाली हो गई। उसे एक अजीब सा एहसास होता है तो गुस्से से विनोद और शरण को देखने लगता है। इस समय उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। ऐसा लग रहा था मानो वह दोनों को जला देगा। वही जब शरण और विनोद को लगता है उन पर किसी की गहरी नजर है तो वह मुड़कर आदित्य की तरफ देखते हैं तो उसे देखकर एक बार डर जाते हैं। उसकी आंखें इस समय बिल्कुल ही लाल थी। अब उन्हें चाहत के लिए डर लगने लगता है। उन्हें लग रहा था ये गुस्सा चाहत के उसके छूने पर है। वही साइना आदित्य को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर खुश हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि उसे लड़की के छूने पर आदित्य ने उसे इतनी भयानक सजा दी, तो जब चाहत पूरा उसके ऊपर गिर गई है तो चाहत की सजा क्या होगी? ये सोच सोच कर तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वही सात्विक और उसके माता पिता तो पहले ही सोच लिए थे कि वह चाहत को पहचानने से भी इनकार कर देंगे। वैसे भी उससे घटिया लड़की का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। आलोक जी तो सोच रहे थे ये लड़की एक पनौती है, जहां जाती है बस मुसीबत ही खड़ी करती है। आज के बाद वह उसे देखना भी नहीं चाहेंगे। वही दादाजी क्या बोले उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वह तुरंत आदित्य के सामने अपना हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं कि बेटा, वह गलती से मेरी बच्ची तुमसे टकरा गई थी। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। शायद उसे किसी ने धक्का दिया था, क्योंकि दादाजी ने पहले ही साइना को देख लिया था। पर अभी सफाई देने का वक्त नहीं था, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था आदित्य किसी की भी सुनने वाला नहीं है। वही अपने दादाजी को इस तरह आदित्य के सामने हाथ जोड़ देखकर चाहत को अच्छा नहीं लगता। वह तुरंत ही बोलते हैं, दादाजी यह आप क्या कर रहे हैं? आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें जो पनिशमेंट देनी है वह मुझे दे सकते हैं। गलती मेरी है तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। वही चाहत के मुंह से ये सुनकर आदित्य को मन में हंसी आती है। क्या उसकी एंजल उसे राक्षस समझती है जो वह उसे खा जाएगा? अरे वह तो चाहता है कि ऐसी गलती उसकी एंजल से बार बार हो और वह उसकी बाहों में हो। वही आदित्य को कुछ ना बोलता देखकर दादाजी को लगता है कि वह उसकी बात नहीं मानेगा। फिर भी दादाजी अपनी एक कोशिश और करना चाहते हैं और फिर से बोलते हैं कि बच्चा, मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। वही आदित्य तुरंत दादाजी के हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है कि आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, आपको इस तरह मेरे सामने हाथ जोड़ता देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। आदित्य के मुंह से इतनी मीठी बातें सुनकर सारे लोग उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि यह डेविल इतनी मीठी बातें भी कर सकता है।
अरे यार, प्यार ऐसी चीज होती ही है कि वह बड़े बड़े से सब कुछ कर देता है, तो आदित्य क्या चीज है। वही चाहत भी आदित्य की तरफ आश्चर्य से देख रही थी। उसने आदित्य के बारे में सब कुछ पता लगाया था। आदित्य तो ऐसा नहीं था। वही आदित्य की बातों को सुनकर दादाजी को भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था शायद उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया। वही दादाजी फिर से बोलते हैं, बेटा वह मेरी पोती है, वह अभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती है, इसलिए उसे माफ कर दो। वही आदित्य दादाजी से बोलता है, दादाजी आप ऐसे बार बार मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं, वैसे भी आपकी पोती की क्या गलती है, इतनी प्यारी बच्ची को मैं क्यों कुछ करूंगा। अब तो उसकी बातें को सुनकर विनोद और शरण को भी लग रहा था कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। उसके सामने खड़ा ये खड़ूस डेविल के मुंह से इतनी प्यारी बातें उन्हें हजम नहीं हो रही थी। वही चाहत भी उसे आंखें फाड़े देख रही थी। उसने क्या कहा, इतनी प्यारी बच्ची, क्या मैं इसे इतनी प्यारी बच्ची दिखती हूँ। वही साइना को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही घमंडी आदित्य ठाकुर है। क्या अभी कुछ देर पहले इसने माही को नहीं मारा था, फिर यह अचानक कैसे बदल गया। क्या सच में आदित्य ठाकुर ही है ना। उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। और यही हाल सात्विक और ऋतिक का भी था। वही आदित्य प्यार से चाहत के सर पर हाथ फेरता है और बोलता है, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। वहीं अब तो शरण और आदित्य को लग रहा था सच में उनकी जान निकल जाएगी। ये खड़ूस आगे बढ़कर किसी लड़की को छू रहा है और उसे प्यारी भी बोल रहा है। सच में क्या ये वही है। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था। वही सब बस आंखें फाड़े आदित्य को देखे जा रहे थे। चाहत को पता था कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अगर उसे नुकसान पहुंचाना होता तो वह पहले भी उससे टकरा चुकी थी, तभी वह उसे नुकसान पहुंच चुका होता। इसीलिए वह इतनी निश्चित थी। लेकिन ये बात किसी और को नहीं पता थी, इसलिए उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। आदित्य का तो बस मन कर रहा था कि किसी तरह से अपनी एंजल को अपनी बाहों में भर ले, पर यहाँ पर उसके परिवार वाले थे। पर आदित्य को इस बात से बहुत ज्यादा खुशी थी कि उसे अब अपनी एंजल के बारे में सब कुछ पता चल गया कि वह कपूर खानदान की लड़की है, क्योंकि वह दादाजी को अच्छे से पहचानता था। दादाजी का भी बिजनेस में अपने समय पर अच्छा नाम था और कभी कभी दादाजी काम के सिलसिले में उसके कंपनी भी आया करते थे, पर उसे बिल्कुल नहीं पता था यह उसके एंजल के दादाजी थे। नहीं तो वह पहले ही अपनी एंजल को ढूंढ लेता और उसे अपना बना लेता। पर कोई बात नहीं, अब वह उसे अपना बना लेगा। वही वह बस एक तक चाहत को देखे जा रहा था। तरह से देखना चाहत को बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वह उसके आंखों में देख सकती थी। उसकी आंखों में कुछ और ही दिख रहा था, जिस वजह से वह नर्वस हो रही थी। इससे पहले वह इतना कभी भी नर्वस नहीं हुई थी जितना वह बस आदित्य के देखने भर से हो रही थी। कभी चाहत सबका ध्यान अपनी ओर करते हुए कहती है, शरण भाई क्या आपको कोई काम था। तभी अचानक से शरण और विनोद अपने होश में आते हैं और वह तुरंत बोलते हैं कि हाँ बच्चा, हमें आपसे कुछ काम था, इसीलिए हम आपको ढूंढ रहे थे। वही चाहत को इतनी इज्जत देता देख कपूर फैमिली तो पूरा आश्चर्य में थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था इतने बड़े बिजनेसमैन उससे इतनी इज्जत दे रहे हैं। और वही आदित्य कपूर, जो किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा, वह कैसे चाहत को देख रहा था। वहीं उन्हें अच्छे से पता था कि अगर चाहत के जगह पर कोई और लड़की होती तो अब तक आदित्य ठाकुर उसे गायब करवा चुका होता। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कभी विनोद आगे बढ़कर चाहत के कंधे पर प्यार से हाथ रखकर उसे अपने साथ दूसरी ओर ले जाने लगता है। विनोद के हाथों को देखकर आदित्य की आंखें जलने लगती है, पर वह यहाँ कुछ नहीं बोल सकता था, नहीं तो उसकी बेबी गर्ल उससे नाराज हो जाएगी। अभी वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। वह उसे इतने हक से ले जा रहा था जैसे मानो वह उसी की बहन हो। ये देखकर सात्विक और ऋतिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों को दूर जाता देखकर सात्विक तुरंत ही बोल पड़ता है, तुम चाहत को ऐसे कहां लेकर जा रहे हो और चाहत का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है। वही उसकी आवाज सुनकर वह लोग खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। जब सात्विक देखा है वह लोग उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं तो वह आगे बढ़कर बोलता है, क्या तुम इस लड़की की हकीकत जानते हो।
यह एक नंबर की घटिया और चालबाज लड़की है, ये बड़े बड़े लोगों अपने जाल में फंसाती है। तभी साइना भी जल्दी से आगे बढ़कर बोलती है, वैसे चाहत की आदत बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बस वह थोड़ा बहुत नशा करती है, इस वजह से उसे लड़कों की जरूरत पड़ती है। वह इस समय इतना ज्यादा मासूम बनाकर बोल रही थी मानो उससे ज्यादा मासूम कोई ना हो, और वह इस तरह से बोल रही थी जैसे मानो वह चाहत के लिए अच्छा चाहती हो। इतना बोलकर भी वह चुप नहीं होती है और फिर आगे बोलता है, वैसे मुझे आप लोग बहुत ही अच्छे घर के दिखते हो, इसलिए मैं आप लोगों को वार्न कर रही हूँ कि आप चाहत से दूरी बनाकर रखिए, वरना एक दिन यह आप लोगों को भी लूट लेगी। उसकी बातों को सुनकर आदित्य, शरण और विनोद की मुट्ठियां कस जाती हैं। इस समय उनकी आंखों में खून उतर आया था, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह लोग चाहत की फैमिली है। इस वक्त चाहत को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कोई कुछ कहता है इससे पहले ही चाहत पलटकर साइना की तरफ देखती है। इस समय उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल थी, जिसे देखकर एक बार को साइना भी डर जाती है, पर वह जानती थी इस वक्त उसके घर वाले यहाँ मौजूद हैं और वह इतनी बड़ी पार्टी में है, इसलिए चाहत उसका कुछ नहीं कर पाएगी। वही चाहत उसे देखकर बोलती है, तुमने क्या कहा? शायद मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, क्या तुम फिर से रिपीट करोगी? उसकी बातों को सुनकर साइना चुप हो जाती है। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने दोबारा बोल दे। वही अपनी बेटी को इस तरह डरता हुआ देखकर आलोक जी से रहा नहीं जाता। वह तुरंत ही आगे बढ़कर बोलते हैं, बदतमीज लड़की, हमने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारी आदत नहीं गई। तुम इस तरह कैसे लड़कों को फंसाती फिरती हो? तुम इतनी घटिया निकलेगा हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था। अभी तक हमें लगता था कि तुम बस हमें ही घर पर परेशान करती हो, पर हमें यकीन हो गया कि तुम बाहर भी इतनी ही घटिया हो। अपने आप के मुंह से इतनी घटिया शब्द सुनकर चाहत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलती है, मिस्टर आलोक कपूर, आप अपनी हद में रहिए, वरना एक मिनट भी नहीं लगेगा मुझे आपको आपकी हद दिखने में। और यह बार बार क्या आप मुझे घटिया घटिया कह रहे हैं? घटिया तो आप हैं और आपके ये बच्चे हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, और सबसे घटिया तो आपकी यह नाजायज बेटी है जिसे लाकर अपने सबके गले मार दिया है। उसकी बातों को सुनकर आलोक जी के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत ही अपना हाथ उठाकर चाहत को मारना चाहते थे। जैसे ही वह अपना हाथ उठाते हैं तो शरण, विनोद और आदित्य तुरंत ही उनके हाथ को रोक लेते हैं। दादाजी को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। अब उसकी बच्ची को बचाने के लिए ये तीन हाथ सामने आ चुके थे, और वह कोई मामूली हाथ नहीं थे। दादाजी को यकीन हो गया था कि उनकी बच्ची अब बिल्कुल सेफ हाथों में है। वही आदित्य तुरंत ही आलोक जी के हाथों को मरोड़ते हुए नीचे कर देता है। इस समय आलोक जी के हाथों में बेइंतहा दर्द होता है, उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। वह इस पार्टी में बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहते थे, पर दर्द इतना ज्यादा था कि ना चाहते हुए भी उनके मुंह से आवाज निकल जाती है। वही विनोद आगे बढ़कर उनके गालों पर एक थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन चाहत उन्हें तुरंत ही मना कर देती है। वह बोलती है कि भाई, इन्हें करने से कुछ नहीं होगा, ये लोग लातों के भूत हैं, हाथों से नहीं मानेंगे। इनके लिए मैंने तो एक बहुत ही बाद सरप्राइज प्लान किया है, बस मुझे आपकी पार्टी कुछ देर के लिए उधार चाहिए। उसकी बातों को सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आता। मिस्टर विनोद बोलते हैं कि बच्चा, कुछ देर के लिए नहीं, तुम ये पार्टी पूरी ले सकती हो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। मिस्टर विनोद की बातों को सुनकर किसी को समझ नहीं आता कि आखिर में विनोद और चाहत का रिश्ता क्या है, लेकिन उन्हें इतना समझ आ गया था कि अगर उन लोगों ने चाहत को कुछ किया तो ये तीनों लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये तीनों कोई आम इंसान नहीं है, ये चाहेंगे तो एक ही मिनट में उन्हें बैंकक्रप्ट कर देंगे। इसलिए अब कोई कुछ नहीं बोलना, लेकिन उनके मन में चाहत के प्रति नफरत भरी थी। वही चाहत उन्हें एक विनिंग स्माइल देते हुए अपना फोन निकलती है और कुछ मैसेज टाइप करती है। तभी वहां लगे एक बड़े स्क्रीन पर कुछ वीडियो चलने लगती है। वह स्क्रीन हॉल के बीचों बीच लगा था और इतना बड़ा था कि दूर दूर से भी सबको दिखाई दे। उसमें एक वीडियो चलती है जिसमें एक लड़की लगभग 13 साल की पानी के किनारे खड़ी थी। वह एक स्विमिंग पूल था।
उसका चेहरा दिखता है, वह कोई और नहीं बल्कि छोटी सी चाहत थी। तभी थोड़ी ही देर में उसके पीछे बहुत ही धीरे धीरे एक दूसरी लड़की आती है। वह दबे पर उसके पीछे पीछे आ रही थी और उससे जोर से धक्का देना चाहती है, लेकिन तभी अचानक से चाहत वहां से हट जाती है और वह लड़की सीधा स्विमिंग पूल में जाकर गिरती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी तुरंत वहां एक लड़का भागकर आता है। वह तुरंत ही पूल में कूदकर उसे बाहर निकलता है और फिर जाकर चाहत के गालों पर जोर जोर से 3 से 4 थप्पड़ लगता है। छोटी चाहत अपने गालों पर हाथ रखकर रोने लगती है। वह बार बार रोते हुए बोल रही थी, मैं नहीं धक्का दिया, मुझे तो पता भी नहीं कि दी कब यहाँ आ गई। वह बार बार बोल रही थी। तभी वहां पर घर के सारे लोग आ जाते हैं। चाहत अभी रो रही थी और उनसे बोल रही थी, लेकिन कोई उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और वह लोग भी जाकर चाहत को करने लगते हैं। तभी सीन कट जाता है। फिर एक दूसरा सीन चलता है। चाहत ऊपर खड़ी थी, शायद वह किसी छत की बालकनी पर थी और तभी वह लड़की फिर से उसके पीछे आती है और एक बार फिर उसे धक्का देने को होती है, लेकिन इस बार भी चाहत साइड हटकर नीचे गिरे कुछ सामान को उठाने लगती है, जिससे वह लड़की सीधा जाकर रेलिंग से टकराती है और नीचे गिरने लगती है। चाहत उसे जल्दी से जाकर बढ़ाने की कोशिश करती है, पर वह लड़की पूरी तरह से नीचे लटक चुकी थी और चाहत के छोटे हाथ उसे मजबूती से पकड़ नहीं पाए। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद वह लड़की आखिर में नीचे गिर जाती है। इसी तरह एक एक कर कई सीन चलते हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि हर बार गलती उसे लड़की की थी। वह लड़की और कोई नहीं साइना थी, लेकिन मार चाहत को पढ़ाती थी। तभी कुछ दिन पहले हुए हादसे का सीन देता है। क्या और उसकी दोनों सर्वेंट सीढ़ी पर कुछ गिर रही थी। फिर उसके बाद साइना घर से चली जाती है। तभी चाहत अपने रूम से बाहर निकलती है और उसे देखते ही वह दूसरी सर्वेंट तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगती है। फिर वह अपनी पूरी ताकत के साथ उसे धक्का देती है, लेकिन चाहत सीधी की रेलिंग पकड़कर लटक जाती है और वह सर्वेंट नीचे गिर जाती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट लगता है। फिर साइना के रूम का सीन चलता है, जिसमें साइना पागलों की तरह चिल्ला रही थी, खुद ही कबूल कर रही थी और वह बता रही थी किस तरह वह अपने बाप की नाजायज औलाद है, जिसे गुस्से की वजह से उसकी मां ने किरण जी के बच्चे से बदल दिया था और किरण जी के बच्चे को ले जाकर जंगल में फेंक दिया था। फिर तभी एक सीन चलता है। ये सीन इस वक्त का था जब साइना अपने बॉयफ्रेंड के साथ लव मेकिंग कर रही थी। फिर दूसरा सीन चलता है। इस वक्त साइना किसी और लड़के के साथ थी, वह भी ऐसी हालत में थी कि उसे देखकर सबकी नजरें झुक जाती है। फिर दूसरा सीन चलता है, उसमें भी साइना अब किसी और के साथ नजर आ रही थी। इतना सब कुछ देखकर साइना पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सारे सबूत चाहत के पास थे और उसने इस पूरे भर समाज में सबके सामने दिखाया है। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, नीच घटिया लड़की, मैं तेरी जान ले लूंगी, तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। अपने भाई और अपने माँ पापा से रो रो कर बोल रही थी, भाई ये सब मैं नहीं हूँ, ये घटिया लड़की की चाल है, ये सब मैं नहीं हूँ, ये इसकी साजिश है। वहीं अब तक के इतने सीन को पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे अब सबको समझ आ चुका था। वही सब लोग अपनी गंदी नजरों से साइना को देख रहे थे। वही औरतें तो बोलना शुरू कर दी थी, कितनी घटिया लड़की है, इसके माँ बाप ने इसे कितना घटिया संस्कार दिया है, इसे तो मार मार कर जेल भेज देना चाहिए। छोटी सी होकर कितना ज्यादा खतरनाक थी है, तो अब इतनी बड़ी होकर कितना खतरनाक हो चुकी होगी। बताओ, इतनी छोटी बच्ची को इसने कितनी बार जान से मारने की कोशिश की है। वह तो भला करे भगवान उससे बच्ची का, जो बार बार उसकी जान बच जाती थी। सब लोग उसके माँ बाप को कहने लगते हैं कि कितने घटिया माँ बाप है या लोग, जो अपनी ही बच्चे पर भरोसा नहीं करते हैं। बाकी के लोग तो उसके दोनों भाइयों को गाली देने लगते हैं। इतनी घटिया भाई होने से अच्छा है कि मर जाओ तुम लोग। अरे तुम लोग भाई कहने के लायक भी हो, बस बार बार उसे बच्चों को मारते ही रहते थे। वही साइना अभी चिल्लाई जा रही थी, मॉम डैड ये मैं नहीं हूँ, ये सब चाहत है, ये वीडियो एडिट की गई है। लेकिन साथी की नजर उसे वीडियो के डेट पर थी, वह समझ चुका था।
कि यह वीडियो चाहत के पास बहुत समय से है, पर उसने उन लोगों को नहीं दिखाए। अगर वह उन लोगों को पहले ही दिखा देती तो वह लोग साइना की सच्चाई को जान जाते। सभी सात्विक चाहत से बोलता है, तुम हमें यह वीडियो पहले भी दिखा सकती थी, तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। चाहत उसकी तरफ देखकर व्यंग भरी मुस्कान से बोलती है, क्या सच में तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा होता? अगर होता तो तुम पहले ही भरोसा कर चुके होते। मैं तो हर बार रो रो कर तुमसे यही कहती थी कि मैंने यह नहीं किया, लेकिन तुमने एक बार भी मुझ पर भरोसा किया था। फिर आज तुम किस मुंह से बोल रहे हो? मिस्टर सात्विक कपूर, तुम बोलने लायक नहीं हो। सच में आज वह बोलने लायक नहीं था। और वह किस मुंह से बोल रहा था? चाहत में तो हर बार उसे बताया था, पर वही लोग उसे पर एक बार भी भरोसा नहीं कर पाए। वही किरण जी तो आज बिल्कुल ठगी सी खड़ी थी। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। और वह कितनी घटिया मां निकली, जिसने अपने बच्ची को ही अपनी जिंदगी से दूर कर दिया और अपने पति के नाजायज बच्ची को अपने गले से लगाकर पालती रही। आज साइना अगर अनाथ होती तो उन्हें बर्दाश्त हो जाता, पर वह उनके पति की नाजायज बच्ची थी। यह बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहुत जोर जोर से चिल्ला कर रोना चाहती थी, पर उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। इस समय उनके आंखों से बेइंतहा आंसू बह जा रहे थे। वह अपनी आंखों उठाकर चाहत की ओर देखते हैं, जो उनकी ओर एक बार भी नहीं देख रही थी। इस समय उन्हें खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनका मन कर रहा था कि वह खुद की जान ले ले। वह कैसे इतनी अंधी हो गई? उन्हें अपने बच्ची के आंसू नहीं दिखे, उन्हें अपने बच्ची के दर्द नहीं दिखा। वह थोड़े से प्यार के लिए उनके पास रोती रही, पर उन्होंने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। वही यह सब देखकर आलोक जी को भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि साइना ने उनके बारे में भी बहुत कुछ बोला था। वही सात्विक और रितिका तो चेहरा ही देखने लायक था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था मानो उनके दम ही घुट जाएगा। उन्हें तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वही यह सब देखकर आदित्य के गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं था। उसे तो लग रहा था कि वह इसी वक्त पूरी कपूर फैमिली को जान से ही मार डाले। यही हाल मिस्टर विनोद और मिस्टर शरण का भी था। वही विनोद और शरण की फैमिली के तो आंखों में आंसू था। वह चाहत की तरफ ममता भरी नजरों से देख रहे थे। उसे बच्ची ने कितना कुछ झेला था, उसका अपना परिवार ही उसके साथ इतना खराब व्यवहार करता था, यहाँ तक कि उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर भी किया जाता था। ये सब सोचकर उनके आंखों से तो आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे। वही विनोद जी और शरण जी की मां तुरंत ही आगे बढ़कर चाहत को अपने सीने से लगा लेती है और बोलती है कि मेरी बच्ची कौन कहता है तुम्हारे पास मां नहीं है? देखो तुम्हारे पास हम दो माएं हैं। हम तुम्हें बहुत प्यार देंगे, इतना प्यार करेंगे कि तुम अपने पिछले दर्द को भूल जाओगी। वही आज दादाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यह सब कुछ वह शुरू से ही देखते आ रहे थे। आज भले ही उनके घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई, पर उन्हें इसके लिए बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। सही मायने में चाहत ने जो किया उसके लिए वह बहुत ही ज्यादा खुश थे। वही चारों ओर से साइना को गालियां पड़ रही थी, यहाँ तक कि एक औरत आगे बढ़कर साइना के गालों पर जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तू नीचे लड़की, तुझे किसी की जिंदगी बर्बाद करने का हक किसने दिया? धीरे धीरे और भी औरतें आकर साइना को मारना शुरू कर देती हैं। किसी तरह साइना अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर आप चाहत उसके हाथों लग गई तो वह उसकी जान जरूर ले लेगी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई थी। उसके पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन वह चाहत को भी नहीं छोड़ेगी। यही सोचते हुए वह किसी तरह वहां से निकल जाती है। वही किरण जी इतना बड़ा धोखा अपने पति का नहीं बर्दाश्त कर पाती। इतनी देर से खुद को संभाले हुए जमीन पे धमकी आवाज के साथ गिर जाती है। जैसे ही साथी की नजर उन पर पड़ती है तो वह जोर से मां चिल्ला कर दौड़ता है। ऋतिक भी उसके पीछे दौड़ता है। वही बगल में खड़े आलोक जी जल्दी से अपनी पत्नी को उठाने लगते हैं। बाकी सारे लोग वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। वही आदित्य चाहत को देख रहा था, क्या वह अपनी मां के पास जाएगी? पर चाहत में एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। वह तुरंत ही आगे बढ़ गई। उसके पास एक नई फैमिली थी जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो वह भला उसे घटिया फैमिली को क्यों देखोगी? दोस्तों, आप लोगों
आपको क्या लगता है, क्या चाहत में ये सही किया? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? फिलहाल मैं तो उसकी जगह होती तो यही करती। चलिए आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। आदित्य जब चाहत को आगे जाता हुआ देखा है तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे बस अपनी बेबी गर्ल ऐसी ही चाहिए थी, जो बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा हो। अगर आप चाहत मुड़कर अपनी माँ के पास जाती तो शायद आदित्य को उसे पर गुस्सा आ जाता, पर अब आदित्य को अपनी एंजल पर प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह जाकर उसे गले से लगा ले। भला वह क्यों पीछे रहे? वह भी तेजी से चाहत के पीछे चला जाता है और उसके पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है। ये सब देखकर अब तो विनोद और शरण का परिवार आश्चर्य में पड़ जाता है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य कभी किसी लड़की के पास भी जाएगा। वहीं कुछ दूरी पर आदित्य के डैड भी खड़े थे, जो ये सारा तमाशा देख रहे थे। अब तक जो कुछ भी हुआ उन्होंने भी देखा था, पर उन्हें कपूर फैमिली से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह इसमें ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन अब जब उनका बेटा किसी लड़की को अपने गले से लग रहा था तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह उनका ही बेटा है। वह बार बार अपनी आंखों को मसल कर देखने लगते हैं कि सच में यह आदित्य ही है कि कोई और है। वही चाहत भी अब उसके गले से अपना सर निकालकर उसे आश्चर्य से देख रही थी। आदित्य ने जब उसे अपने सीने से लगाया था तो चाहत का दिल जोरों से धड़क रहा था। एक पल के लिए तो वह अपनी सारी तकलीफें ही भूल गई थी। आदित्य बाहों में उसे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह इन बाहों में बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है तो वह आदित्य को देखने लगती है। इस समय आदित्य की आंखों में उसे बस प्यार नजर आ रहा था। आदित्य के चेहरे पर इस समय बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। आदित्य के डैड को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह उनका ही बेटा है। अब जब उनसे कंट्रोल नहीं होता तो वह भी धीरे धीरे करके आखिर में वहां पहुंच ही जाते हैं। वह भी जानना चाहते थे कि यह लड़की कौन है और क्या सच में आदित्य उसे पसंद करता है, क्योंकि उन्हें अब इतना तो अंदाजा लग गया था कि अगर आदित्य उसे पसंद ना करता तो वह उसे अपने आसपास भी नहीं भटकने देता। और उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा था, आदित्य खुद आगे बढ़ाकर उसे अपने गले से लगाया था। इस समय तो उनका दिल खुशी से नाच रहा था। आखिर में कोई लड़की तो उनके बेटे को पसंद आई, चाहे लड़की कोई भी हो, किसी भी खानदान से हो, चाहे उसे कुछ आता जाता ना हो, बस वह एक लड़की है और उसके बेटे को पसंद है। उनके लिए तो बस इतना ही बहुत है। वरना वह तो सोच लिए थे वह अपने ग्रैंडसन का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जाने वाले हैं। लेकिन अब सब कुछ उन्हें अच्छा दिख रहा था। वही आदित्य जब अपने पापा को देखा है तो इग्नोर कर देता है। इन दोनों बाप बेटों के बीच ऐसा ही रिश्ता था। वह हमेशा लड़कियों की फोटो लेकर अपने बेटे के आगे पीछे घूमते थे। वही उनका बेटा उन्हें धमकी दे देकर अपने पास से भगा देता था। लेकिन आज आदित्य को पता चल चुका था कि उसके डैड के मन में क्या चल रहा है। वही शरण और विनोद देखते हैं कि आदित्य तो चाहत को छोड़ ही नहीं रहा है, तो वह आगे बढ़कर चाहत को आदित्य के हाथों से खींचकर अपनी ओर कर लेते हैं और कहते हैं कि मिस्टर आदित्य ठाकुर, आप इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। वही चाहत को अलग करने की वजह से आदित्य के आंखों में जो गुस्सा उतर आया था, अब उनकी बातों को सुनकर उनकी ओर अजीब तरह से देखने लगता है और बोलता है कि कौन सीईओ। वही वह दोनों बोलते हैं कि तुम्हें मित्तल और खुराना कंपनी की सीईओ से मिलना था ना। वही आदित्य को याद आता है कि हाँ, वह तो इसीलिए यहाँ आया था, पर अपनी बेबी गर्ल को देखकर तो सब कुछ भूल गया। तो वह बोलता है कि मुझे लगता है अब तक तो वह जा चुके होंगे। उसकी बातों को सुनकर अब वहां खड़े सारे लोग हंसने लगते हैं। वही आदित्य और आदित्य के डैड को कुछ भी समझ नहीं आता, वह लोग क्यों उन पर हंस रहे हैं। अब आदित्य पर कोई इस तरह से हंसे तो उसे गुस्सा आना लाजमी था। वह गुस्से में बोलता है, आप लोग मुझ पर क्यों इस तरह से हंस रहे हैं। दादाजी बोलते हैं, अरे बच्चा, हम तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहे हैं। ये शरण के दादाजी थे। उनकी बातों को सुनकर आदित्य उनकी तरफ देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने कहाँ बेवकूफी की है। उसे इस तरह सोचता
हुआ देखकर विनोद उससे बोलता है कि अगर तू मेरा मिनी गांव वाला प्रोजेक्ट पास कर दे तो मैं तुझे अभी खुराना और मित्तल कंपनी के सीईओ से मिलवा दूंगा। उसकी बातों को सुनकर आदित्य उसकी तरफ देखने लगता है। उसे पता था कि वह इस प्रोजेक्ट को पास करवाने के लिए काफी दिनों से परेशान था, पर आदित्य को इसमें अपना प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, इसलिए वह उसे बार बार मना कर रहा था। पर आज शरण और विनोद के पास एक अच्छा मौका था, तो वह इस मौके को कैसे जाने देता। वही आदित्य को उसे कंपनी के सीक्रेट सीईओ से मिलना था, इस वजह से वह उनकी बातों को मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे उसे प्रोजेक्ट को पास कर दूंगा, लेकिन याद रखना अगर तुम लोग आज मुझे उनसे नहीं मिले तो फिर कल के लिए यह ऑफर लागू नहीं होती है। वह सोचता है कि आज वह कहां से उन्हें ढूंढ कर लाएगी, क्योंकि इन्हीं ने तो बताया था कि वह जाने वाले हैं, अब तक तो काफी देर हो चुकी है। ये कहकर आदित्य मुस्कुराने लगता है। वही आदित्य की मुस्कुराहट को देखकर वह दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें इस तरह हंसता देखकर आदित्य की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। अब उसे कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा लग जाता है। तभी वह दोनों चाहत को आदित्य के सामने खड़ा कर देते हैं। आदित्य को कुछ भी समझ नहीं आता, वह उनकी तरफ देखने लगता है। वह जान जाते हैं कि आदित्य को समझ नहीं आया है, तो हंसते हुए बोलते हैं कि यह सामने खड़ी लड़की ही खुराना और मित्तल कंपनी की सीईओ है। ये सुनकर आदित्य के तो होश ही उड़ जाते हैं। वही आदित्य के डैड तो छोटी लड़की को देखने लगते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी लड़की इतने बड़े कंपनी की सीईओ है। आदित्य को लगता है ये लोग अपना प्रोजेक्ट पास करने के लिए उसके साथ मजाक कर रहे हैं, तो वह उनसे कहता है कि मेरे साथ इतना घटिया मजाक करोगे तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारा क्या करूंगा। वही उसकी बातों को सुनकर अब बाकी के सब लोग हंसने लगते हैं। वही आदित्य को फिर से कुछ गड़बड़ लगती है। सब लोग उसे पर क्यों इस तरह से हंस रहे हैं। वही विनोद जी के पापा और शरण के पापा आगे बढ़कर बोलते हैं, नहीं बेटा, वह दोनों सच बोल रहे हैं। जब हमें पता चला था तो हम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन हमें यकीन हो गया है और तुम्हें भी कुछ देर में यकीन हो जाएगा। वही आदित्य को अभी किसी की बातों पर यकीन नहीं था। तभी वहां शरण लिया और जान को बुलाता है। वह लोग जैसे ही आते हैं तो आदित्य उन्हें देखकर पहचान जाता है। तभी वह दोनों चाहत को देखकर बोलते हैं, मैम क्या अब हमें चलना चाहिए। जब आदित्य उनके मुंह से चाहत को मैं कहता सुनता है तो अब जाकर उसे यकीन होता है कि यह लोग सच बोल रहे हैं। वह बड़े आश्चर्य के साथ चाहत को देखने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी मासूम सी एंजल इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है। वही आदित्य के डैड के खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। आखिर में उनके बेटे की पसंद इतनी लाजवाब होगी। वह तो 7 जन्मों तक ऐसा रिश्ता ढूंढते तब भी न ढूंढ पाए, और उनके बेटे ने कितनी अच्छी लड़की पटाई है। तो दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है? क्या चाहत आदित्य के प्यार को एक्सेप्ट करेगी? और आदित्य के घर वालों को जब ये पता चलेगा कि उनके बेटे लड़की पसंद की है, वह कौन है, तो उनका क्या रिएक्शन होगा? वही चाहत की माँ और उसके भाई अब क्या करेंगे? और साइना अब आगे क्या करने वाली है? मैंने आप लोगों से कहा था कि आज 2 एपिसोड दूंगी, थोड़ा देर हो गई है, लेकिन मैंने आज मेहनत बहुत की है। सो आज मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। दोस्तों ये स्टोरी मैं बहुत ही जल्दी खत्म करने वाली हूँ, इसलिए आप इस एपिसोड में लगातार बने रहे, क्योंकि मुझे इसकी हैप्पी एंडिंग करनी है। इसलिए अभी इसके कुछ और एपिसोड चलेंगे। वैसे मैं इस एपिसोड को और बड़ा बनाती, लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा है कि एपिसोड को ज्यादा लंबा ना खींचे, इससे स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। मुझे भी उनके ख्यालात सही लगते हैं। एक ही स्टोरी को बहुत बड़ा नहीं बनना चाहिए। और भी नहीं स्टोरी नहीं सुन पाते हैं तो चलिए अपने उन दोस्तों की बात मानते हैं और इस स्टोरी को बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, लेकिन जब तक स्टोरी चल रही है आप लोग लास्ट तक बन रहे। जल्दी ही स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इस स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।